कितने में लिया था आपने ये घर? मोर देन 10। स्कूल्स में उल्टा सिखाया जाता है। अब मुझे नई हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आती है। अगर मैं आज अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंप्रूव करने बैठा होता तो आज मैं एक सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं चला रहा होता। मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, क्योंकि जब मैं बैंक से मीटिंग में गया किसी ने ये नहीं पूछा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में मार्क्स कितने थे। सबने ये देखा ये बंदा IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर में टॉप नॉच है। DGM के कैबिन के बाहर हम बेशरम बने बैठे रहते थे। उनको ऐसी नजरों से देखते थे जैसे उन्होंने हमारा पैसा मार लिया है। How does life change? ऐसे एकदम से when you see 9 figures coming into your account. Hi everyone, today we have two very special people that I've learned a lot from. I've looked up to them, their journeys. They're both from IITs. They both started dating in college and they both built a business. कॉलेज में रह करके they made over 50 lakhs through their freelancing business. And उसके बाद they built a AI tool which worked with a lot of BFSI companies and made over 50 crore exit from that company itself. This is going to be a value-packed podcast. Make sure कि आप इसको end तक देखो, एक नोट और पेन लेकर के आप लिखो भी whatever you're learning from it, and I hope you learn a lot from this whole episode. Let's welcome Aman Koyal and Harshita Srivastav. अमन जी, हर्षिता जी, कैसे हो आप? बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया. Thank you for inviting me here. Feeling amazing finally here in Hiranandani Gardens. I want to ask you this, first question, that is, आप IIT बॉम्बे से हो, आप IIT कानपुर से हो, आप लोग मिले कैसे? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज दोनों अलग IITs हैं। सो जो कॉमन थ्रेड है कि हम दोनों कानपुर से हैं। एंड मैंने कानपुर से IIT की कोचिंग करी है। एंड मेरे बहुत सारे जो कोचिंग के फ्रेंड्स हैं जिनका IIT में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने IIT कानपुर ज्वाइन किया। सो फर्स्ट ईयर के जो समर वेकेशन थी उसमें मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को, मतलब मैं अपने कानपुर होम टाउन गया था एंड वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने गया था IIT कानपुर कैंपस। सो मेरी एक दोस्त थी, फॉर एग्जांपल वो इसकी रूममेट थी। एक और मेरा दोस्त था कपिल, वो इसका फ्रेंड था। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स से मैं उनको मिलने गया था एंड उसी में हम लोग आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स के वाया वी मेट एंड दैट्स इट। उसके बाद वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, वी स्टार्टेड डेटिंग। एंड सही बता रहे हैं या कुछ अलग है? नहीं, सही बता रहे हैं। वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन वी जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अ लॉट एंड हाँ, सो दैट इज़ हाउ वी मेट। एंड फिर उसके बाद में वी रियलाइज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन आइडियोलॉजीज इन लाइफ। मतलब जैसे रहता नहीं है कि एटलीस्ट आई वॉज लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि द पर्सन हु आई गेट इन टू रिलेशनशिप विथ वो लाइक माइंडेड हो काफ़ी इन टर्म्स ऑफ थॉट्स एंड वैल्यूज स्पेशली। तो वो चीज़ें फिर धीमे धीमे वी फिगर आउट अलॉन्ग द वे एंड या वी गॉट इन टू रिलेशनशिप। मेरे को आप ये बताइए कि वाई शुड पीपल, जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो राइट, मुंबई में रह रहे हो इन अ वेरी गुड लोकेशन, तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि वाई डिड यू चूज टू बाय अ हाउस इन मुंबई? इतनी महंगी जगह है, यहाँ पे ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है, प्रदूषण भी इतना ज़्यादा हो रहा है राइट, वर्सेस सेटलिंग समवेयर एल्स जहाँ पर आप आराम से रह सकते हो, अलग अलूफ रह सकते हो हर जगह से, एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ। वाई चूज टू लिव हियर? यार बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो भी लोग IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट होते हैं वो हिरनंदानी एरिया IIT बॉम्बे से 2 किलोमीटर दूर है एंड ये काफ़ी अच्छा ग्रीन डेवलप्ड एरिया है, आपने देखा होगा। तो एक एस्पिरेशन बन जाता है कि यार इस एरिया में रहना है। इनफैक्ट आप यू विल लाफ, 2013 अगस्त की मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो है, फेसबुक पे आज भी अपलोडेड है। मैं हर्षिता को दिखा रहा था रैंडमली, उस फोटो में मैंने जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ उसको फ़ोटो में खींचा हुआ है राइट। और मुझे कोई आइडिया नहीं है। और एक दिन कुछ कोई और फोटो ढूंढ रहे थे, तो तब मतलब 10 साल पहले मैंने लिटरली इसी बिल्डिंग की फोटो खींची हुई है बाहर से, जिसमें फ्रेम के सेंटर पे ये है। ये शाहरुख की मन्नत वाली स्टोरी है। कितनी अच्छी बिल्डिंग लग रही है ये। तो वही है, आज इत्तेफाक है कि 10 साल बाद इसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा क्या है कि यार जो मैं हमेशा ही इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज मैं इसी एरिया के आसपास रहा हूँ। मुंबई में हमारे सारे कस्टमर्स हैं, तो मुझे मुंबई में रहना है। मैं बैंगलोर वगैरह शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुंबई में सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं BKC और लोअर परेल में। और मुंबई में सबसे फेमिलियर एरिया यही है क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मतलब एंड ये एरिया मेरे सबसे फेमिलियर है, कैंपस के पास है, तो नेचुरली था कि यहीं पे रहना है। तो वही हुआ कि जब घर लेने की बारी आई तो हम इस एरिया को प्रेफरेंस देने लग गए। एंड इस एरिया में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मुंबई में आप बोल रहे हो पोल्यूशन है, यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रीनरी है। आप मतलब मे बी जो पॉडकास्ट हमारे गेस्ट देख रहे हैं आप उनको कुछ फोटोज शेयर कर सकते हो इस एरिया की। एक्सट्रीम ग्रीनरी है इस एरिया में। मुंबई का कुछ रेयर एरियाज में से हैं जहाँ पे फुटपाथ पे आप वॉक कर सकते हो अच्छे से, और ग्रीनरी होने की वजह से पोल्यूशन कम है। सेकेंडली जो एक मेजर चीज़ है, ये एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक टॉप नॉच है।
बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं। मेरे जो नेबर हैं वो एक बहुत बड़ी ग्रॉसरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कोई सोसाइटी में एक रहते हैं जो मेरे जस्ट ऊपर रहते हैं, ये इनका 500 एम्प्लॉयज़ की एक रिक्रूटमेंट फर्म है। कोई एक रहते हैं वो एक बड़ी हाइड्रोकार्बन्स कंपनी के चेयरमैन हैं। तो इस टाइप के तमाम लोग हैं, मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं, तो उनसे नेटवर्किंग का एक बेनिफिट है। अब आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि यार कॉस्ट फिर लेकिन एक्सपेंसिव है मुंबई में। सही बात है। कितने में लिया था आपने घर, इफ यू वांट टू डिस्क्लोज दैट? मोर देन 10। ओके, मोर देन 10 CR। 10 CR। हाँ, इट्स अ 4 BHK फ्लैट, तो यहाँ पे 10 के ऊपर जाता है। मैं एग्जैक्ट फिगर शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट दैट्स एन इंडिकेटिव प्राइस। एंड बट अगेन आप उसको कॉस्ट की तरह देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत महंगा है। इससे आधे रेट में तो आपको फ्लैट कानपुर में तो 1/10 रेट में, मतलब इस कानपुर में तो मेरी पूरी बिल्डिंग जहाँ मैं रहता था 22 फ्लैट ले रहे हो 10 CR में, आप प्लॉट भी नहीं ले रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब 22 फ्लैट का हमारा कानपुर में सोसाइटी थी, वो तो इतने में पूरी बिल्डिंग आ जाएगी, राइट। 66 BHK है, जो भी कह लो आप उसको। 2 BHK थे वो, हॉल जोड़ लो तो आप वो एक तरीके से 3 रूम्स हो गए। बट सी यहाँ का वैल्यू ये है कि कल को इतने सारे जो लोग हैं जिनसे मैं नेटवर्किंग कर पा रहा हूँ, मैं उनसे एक चीज़ सीख पाता हूँ लाइफ में, एक इंसान से एक चीज़ अगले 10 साल में, जो कि मेरी लाइफ में 50 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यू ऐड रखने का पोटेंशियल रखती है। मे बी किसी से मैंने कुछ सीख लिया, मे बी कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्लोज हो गया, मे बी मतलब होता है ना कोई बेनिफिट मिल गया नॉन टेंजिबल, तो यार मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो कॉस्ट की कोई मुझे वैसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज़ है। एंड यार इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग मनी इन बीइंग विद द राइट सेट ऑफ पीपल। मतलब IIT की अगर फीस ज़्यादा होती तो ऐसा नहीं है कि मैं IIT की तैयारी नहीं करता। आज मेरे टाइम पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस थी, वो 15 लाख रुपए साल की फीस भी लेते ना, तो भी इतने ही लोग अप्लाई करेंगे। मे भी थोड़े कम लोग अप्लाई करें जो फाइनेंशियली ना वेल ऑफ हो, बट जो फाइट है ना, जो क्रेज रहता है कि IIT का, वो कम नहीं होगा। बिकॉज लोग उस चीज़ का पे कर रहे हैं कि यार जो बदले में मिल रहा है वो उसके इतने ज़्यादा है कि आप पैसा कुछ भी ले लो। सेम चीज़ है, मैं यहाँ अच्छे लोगों के बीच में हूँ, मैं कुछ भी प्राइस देने को तैयार हूँ। 10 का 15 20 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज़ टोटली वर्थ स्टेइंग इन अ प्लेस वेयर यू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ राइट पीपल। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आई थिंक, मेरे को लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर का एक बहुत छोटा सा इलाका है कोरमंगला और इंदिरा नगर, राइट। वहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, वहाँ के मकान बहुत से पुराने टाइप के हैं, बट लोग रह रहे हैं वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक, क्यों रहते हैं? एंड तो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज लिविंग देयर वाज लाइक, यू नेवर नो हु यू माइट बम्प इनटू, राइट। आप थर्ड में बैठे हो, काम कर रहे हो, बगल में कोई और बैठा हुआ है, एंड यू कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन लाइक दैट। तो इट्स जस्ट दैट द चांसेस फॉर यू टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल एंड हैव दैट इनसाइट इंक्रीजेस। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, और वो मम्मी के पीछे पड़ी होंगी कि मेरे हस्बैंड भी स्टार्टअप में हैं, आप अपने बेटे को मिलवाइए। मम्मी मेरे को बोलती रही, ऐसे बगल वाले टावर में रहते हैं वो, मम्मी मेरे पीछे पड़ी रही, बेटा अंकल से मिल ले। मैं मन में सोचा ठीक है, कौन अंकल है, क्या है, चलो मिल लेते हैं। मिलने गया, वो गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। गिफ्ट सिटी आपने सुना होगा, मोदी जी को रिपोर्ट करते थे वो, हाँ। एंड वो नेल्को के चेयरमैन रह चुके हैं, मतलब हैं अभी इस समय। नेल्को इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप। तो यार कैजुअली यू बम्प इनटू पीपल लाइक दिस। उस दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ टीटी खेल रहा था, वन अंकल केम कि मैं भी खेलूँ साथ में। चलिए अंकल, बिल्कुल साथ में खेल रहे हैं, डिस्कशन हुआ क्या करते हो, सन फार्मा के हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। तो कैजुअली यू बम्प इनटू पीपल लाइक दिस, इट ओपन्स अप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आप ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं यंग हूँ यार, आप भी यंग हो, हम सब तीनों लोग 20s में हैं, एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ऐसे लोगों से जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है। आपकी स्टोरी we've all seen FITGI के बोर्ड्स पे and all that. When I used to be in FITGI, तो मैं देखा करता था कि ऐसे लिखा हुआ है ऐसे victory sign के साथ AIR 33 JEE Advanced, and I was like, क्या कीजिएगा? But finally I'm here. तो I want to ask you this question, right? आप जब कॉलेज में आए थे, right? तो what did you feel like? What was the experience of IIT Bombay? And what has been the biggest advantage of being in an IIT? And आप भी बताइए हर्षिता जी। So यार आई रिमेंबर 16 जुलाई 2013 को मैं मुंबई आया था, एंड 18 जुलाई को जो है क्लासेस मतलब ओरिएंटेशन वगैरह चालू था। सो पहली बात तो मैं कानपुर से हूँ, वहाँ पे वेदर नॉर्मल सा रहता है, मतलब इट्स अ लिटिल टू हॉट एंड लिटिल टू कोल्ड वेदर टाइप। यहाँ पे एक्सट्रीम मानसून सीजन था उस टाइम पे, तो मेरा तो पहली बात तो दिमाग ख़राब हो गया था कि यार इतनी बारिश कैसे हो सकती है कोई जगह पे, राइट। हर थोड़ी देर में बारिश हो रही है, एंड अभी सनसेट होगा, आप वॉक करके सोचो, चलो सॉरी सनराइज़ है, अब धूप निकली, आप सोचोगे वॉक करके जाएं, एंड उतनी देर में बारिश होना चालू हो गई, राइट। तो काफ़ी शुरू में ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटिंग था, बट विद टाइम क्या होता है कि फ्रेंड्स बनने लग गए, राइट। कैंपस में आप हॉस्टल में और लोगों से आप फ्रेंडशिप करते हो, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। क्लासेस थोड़ी ओवरवेलमिंग थी, बिकॉज लाइक कितना ही आप बोल रहे हो कि यार 33 रैंक है मेरी, बट वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लाइन से सब टॉप रैंकर्स बैठे थे, तो एक थोड़ा सा प्रेशर मैं कहूँगा कि रहता है, और मुझ में ज़रूर था उस चीज़ का। एंड उस प्रेशर को राइट मैनर में लेने से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं फिर एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा कर पाया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, एंड सब्सिक्वेंटली। सो वो मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन अराउंड कि IIT का एडवांटेज क्या रहता है,
तो देखिए, जो भी आप बुक्स या कोर्सेज आप आईआईटी में पढ़ो या कोई भी कॉलेज में पढ़ो, सेम रहते हैं. इवेंचुअली आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट बुक फॉर डेटाबेस, NPTEL and all. हाँ, बेस्ट बुक फॉर मशीन लर्निंग, आपको सेम सेट ऑफ बुक्स मिलेंगी. सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एडवांटेज 2 फॉर्म में रहता है. पहला तो आपका पीयर नेटवर्क. तो जिन लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है, जो आपके बैचमेट्स हैं, हर एक इंसान एक यूनिक टैलेंट कैरी करते हैं. आप कोई चीज़ में अपने आप को सोचोगे कि यार मैं इस चीज़ में शेयर हूँ, तो आपको सवा शेयर वहाँ पे मिल जाएगा. सो इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस. आपको लगेगा कि यार मतलब मैं अपने सिटी में एक लोकली, मैं एक होता है ना लोकल मैक्सिमा था, यहाँ पे आपको इंडिया के मैक्सिमा मिलेंगे. तो इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस. सो फ्रैंकली फॉर मी दैट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई ऑलवेज एन्जॉय लाइक बीइंग अराउंड पीपल हु आर बेटर दैन मी एंड लर्निंग फ्रॉम देम. सेकेंडली, जो मुझे आफ्टर कैंपस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट मिला है, वो है आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई नेटवर्क का. तो दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. एक पीयर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा एलुमनाई नेटवर्क की. सो आगे हम डिस्कशन में बात करेंगे. मेरे जो हमने स्टार्टअप हर्षित और मैंने सेटअप किया था, उसमें बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे थे कि कोई CXO, CTO या CIO जो भी है कस्टमर्स हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, तो वो आईआईटी बॉम्बे के हैं या आईआईटी कानपुर से हैं या इवन किसी और आईआईटी के हैं. एंड हमें मीटिंग मिल गई सिर्फ आईआईटी के कनेक्ट के बेसिस पे. ऑफ कोर्स मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या आपको प्रोजेक्ट तभी मिलेगा जब आपके प्रोडक्ट में या ऑफरिंग में मेरिट हो. लेकिन जो होता है ना फुट इन द डोर मिलना, पहली मीटिंग मिलना, जिसमें जो कि नहीं मिलती है, क्योंकि हम सभी को दुनिया भर के मैसेजेस, ईमेल और व्हाट्सएप पे स्पैम सब आते हैं, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं एक आईआईटी का अगर आप नेम मेंशन करेंगे ना, तो वो स्टैंड आउट करता है. तो मुझे लगता है वो सबसे बड़े ये 2 मेरे बेनिफिट रहे हैं कि आज मेरा एक फ्रेंड्स सर्कल जो है, जो मेरा पीयर नेटवर्क है, वो बहुत ही केपेबल लोगों का है. कोई IAS है, कोई किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है, कोई एंटरप्रेन्योर है. एंड सेकेंडली जो हमारे एलुमनाइज हैं, वो तो मतलब अभी हाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी, 1998 बैच ने 57 करोड़ इंस्टीट्यूट को डोनेट किया है. तो आज वो बैच के लोग इतने केपेबल हैं कि इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर पा रहे हैं. तो हम यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है. वेरी इंटरेस्टिंग. वी आर लिटरली सिटिंग ऑन एक्सट्रीम्स. आप IIT बॉम्बे से आपने CS करी एंड मैंने ड्रॉप आउट कर लिया अपना कॉलेज. डू यू थिंक दैट ये जो IIT की ब्रांड वैल्यू है, इट इज स्टिल having the same value today like it did in 2013 when you first got into IIT Bombay? यार मेरा बिलीफ है ब्रांड वैल्यू इंसान की होती है. राइट. आप जैसे अगर मैं एक बहुत ही एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि मैं दुनिया के लिए एक यूज़लेस इंसान हूँ, बट मैंने कोई ब्रांडेड टी-शर्ट पहन ली है तो मेरी उससे वैल्यू बढ़ नहीं जाती है. ऑन द अदर हैंड हमारे जो कंट्री में टॉप के लोग हैं, आप एग्जांपल ले लो रतन टाटा जी का, जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक अनब्रांडेड कपड़े भी पहनेंगे तो उनका पर्सनल ब्रांड है कि भाई ये रतन टाटा जी हैं, इन्होंने कंट्री में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, इकोनॉमी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो आप उनका टी-शर्ट का लोगो नहीं देखोगे. सेम चीज़ यहाँ पे IIT के लिए होती है. IIT एक इसी तरह का ब्रांड है. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो IIT का ब्रांड आपका वैल्यू को एनहांस करने में हेल्प करेगा. बट अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप मतलब दुनिया के लिए यूजफुल नहीं हैं, तो फिर आप IIT का ब्रांड हो ना हो, मुझे लगता नहीं कि कुछ खास मैटर करेगा. लास्ट में लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आप IITian थे कि नहीं थे, लोग ये याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया. क्या आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर पाए कि नहीं. तो वो मैटर करता है. क्योंकि मैंने जो रतन टाटा जी का एग्जांपल लिया, वो किसी IIT से तो है नहीं ना, बट हम सब जानते हैं और हम सब रिस्पेक्ट करते हैं. सो मेरा पर्सनल बिलीफ है इंसान को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, दुनिया में कैसे वो वैल्यू ऐड कर पाए उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन IIT का ब्रांड वैल्यू है या मैंने फैंसी कोई ब्रांडेड कोई कपड़े खरीदे हैं या ब्रांडेड टी-शर्ट पहनी है, जो भी है वो सब तो मतलब यार आर्टिफिशियल तरीके हैं ब्रांड बनाने के. जो रियल तरीका है, आप लोगों की लाइफ से इम्पैक्ट करिए. मैंने 2 साल स्पेंड करे हम मेरे पूरे इन द IIT JEE वाला स्ट्रगल में, तो फाइनली हियरिंग इट फ्रॉम यू फील्स वेरी वेरी गुड. नो, सो टेल मी अबाउट दिस थिंग. राइट, IIT में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं. राइट, आपने भी देखा है, वी हैव सीन द स्ट्रगल पीपल हैव. एंड जब उनका नहीं होता है IIT में, तो वो दे गेट इनटू दिस साइकिल कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिग इन माई लाइफ. ऐसा एक लिमिटिंग बिलीफ सेट हो जाता है. राइट, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोज पीपल? जैसे मेरा नहीं हुआ था IIT JEE. राइट, तो आई गॉट थ्रू JEE मेन्स, JEE एडवांस के अंदर नहीं हो पाया मेरा. राइट, आई मिस्ड बाय अ फ्यू मार्क्स और समथिंग, बट एट दैट पॉइंट आई जस्ट फेल्ट यूजलेस, आई जस्ट फेल्ट वर्थलेस. मेरी पूरी जो सेल्फ आइडेंटिटी थी, मेरी जो वैल्यू थी, इट वॉज अटैच टू दैट एग्जाम, टू दैट मार्क्स, टू दैट रैंक. राइट. What do you think about this? सो यार मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा. सो मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में था फॉर IIT प्रिपरेशन, वो लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, काफ़ी पॉपुलर है वो. राइट. एंड मेरा उसमें स्कोर काफ़ी कम आया था. ऑल्दो मेरी रैंक वगैरह डिसेंट थी, बट जैसे 400 नंबर के पेपर में 250 मार्क्स आ रहे हैं. इसको 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. मैं बोलूँ कि यार सिर्फ मेरे 250 मार्क्स आए आउट ऑफ 400 तो मैं वर्थलेस हूँ. मतलब ये IIT का एग्ज़ाम तो अभी हुआ भी नहीं है, तो लोकल मतलब एक टेस्ट सीरीज़ हो रही है, उसमें मेरा कम स्कोर आ रहा है.
वर्सेस मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं कि यार 400 नंबर का पेपर था, मेरे 250 आए, क्या चीज़ ऐसी मेरी छूटी है जिसमें मैं वो 150 में कवर अप कर पाऊँ. सो आपने भी शायद उसी तरह लाइफ को देखा कि ठीक है मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, एक कंपेरेबल पोजीशन पे आ पाऊँ, राइट. एंड कहीं ना कहीं यू वुड हैव गॉटन ओवर दैट फैक्ट कि मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ. अब देखिए ज़िंदगी भर तो आप रो नहीं सकते हो ना उस बात को लेके कि हुआ या नहीं हुआ. मेरी लाइफ में भी तमाम सेटबैक आए हैं, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. एक बार कोई चीज़ नहीं हुई है, ठीक है, लाइफ में और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि यार एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो गई. आप आगे भी आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, आपको अच्छे जॉब, अगर आप अपस्किल करेंगे तो अच्छे जॉब ऑफर्स आएंगे, और आप लोगों से नेटवर्क करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. तो लाइफ आगे बढ़ती रहती है. मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, सब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड यू नो हम सबसे छोटे लोग हैं यहाँ पे. एज वाइज तो सबसे छोटे हैं, पैसे वाइज भी मैं बोलूँगा हम सबसे छोटे लोग हैं. यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, कोई भी IITian नहीं है. तो मुझे लगता है कि यार अगर आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप ऐसे लोगों से मिलो और इनसे बात करो जो आपके सिचुएशन को समझ पाएँ. और क्योंकि मे बी उन्होंने भी वो जर्नी ट्रैवल करी जिसमें उनमें से कुछ होंगे शायद IIT की तैयारी करी, नहीं सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, और आप उनसे मिलोगे ना, आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा. जिनका नहीं हुआ है वो मे बी आपसे मिलें, उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा. तो मेरा बिलीफ है यार कि कोई लाइफ में कोई ऐसा माइलस्टोन अगर अचीव नहीं हुआ है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. मतलब मैं IITian हूँ, बट मेरे साथ भी हो. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आदित्य बिरला स्कॉलरशिप काफ़ी फेमस स्कॉलरशिप है IITs में. टॉप 20 JEE रैंकर्स जो होते हैं हर IIT में वो एलिजिबल होते हैं. AIR 4 और AIR 9 मेरे ईयर में उन्होंने IIT दिल्ली ज्वाइन कर लिया था. 22 रैंक पे क्लोज हो गया था वो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप. 33 रैंक लाने के बाद मैं एलिजिबल नहीं था ना. 25th रैंक पे अमेरिकन एक्सप्रेस ने इंटर्नशिप का कट ऑफ रख दिया था. मैं एलिजिबल ही नहीं था. सिलेक्शन तो दूर की बात है, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ. तो बट देन मैंने उस चीज़ को वो नहीं बनाया कि यार अब, मतलब मैं एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में मेरे सामने भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने भी लाइफ में अच्छा किया, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे भी हाथ से निकली. तो कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है यार, मतलब सामने वाला इंसान है, उसको लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, टॉप 25 रैंक होनी चाहिए, तो ठीक है मैं कुछ और करता हूँ जहाँ पे मैं अपनी काबिलियत का यूटिलाइजेशन कर पाऊँ. एंड आज भगवान की दया से अच्छा कर रहे हैं, एक बिजनेस बना लिया, एक्विजिशन हुआ, तो ठीक है. लाइफ में वो बंदा जिसका आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में हुआ, या वो बंदी जिसकी अमेरिकन एक्सप्रेस में हुआ, वो भी खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ जी रहा हूँ. तो मुझे लगता है यार हमें सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, IIT ये वो, हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए. इस टाइप के सेटबैक्स छोटे मोटे आते रहेंगे. Amazing. Would you like to add anything to that? सो या टू ऐड टू अमन's पॉइंट, क्या होता है ना, जब आपके पास IIT की डिग्री होती है, ठीक है, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक कस्टमर मीटिंग करने जा रहे हैं, आपको सिर्फ ना स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स होते हैं वो आपको आपकी IIT की डिग्री के बेसिस पे वो आपको अटेंशन देंगे. आगे की जो मीटिंग आप ड्राइव करोगे वो आप अपने स्किल्स, अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ड्राइव करोगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप IITian हो तो लोग आपकी बात पूरा सुन रहे हैं, मतलब वो है, इट्स जस्ट कि स्टार्टिंग में थोड़ी आपको अटेंशन मिलती है उस बारे में. सो इवन तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है, मान लीजिए किसी का IIT में नहीं भी हुआ है, बट अगर वो आगे जाके अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, तो आफ्टर लाइक सर्टेन टाइम, देखिए IIT का एक हेड स्टार्ट मिलता है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद में चीज़ें काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज हो जाती हैं. तो सेटबैक को एकदम बिल्कुल दिल से लगा करके उसको वैसे नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज चांसेस रहती हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है. ठीक है, तो उसमें मतलब खुद पे बस फोकस करना है. एक आध अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, दैट्स फाइन, बट हाँ ये नहीं है कि वो मान लेना है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया का अंत है, ऐसा कुछ नहीं होता. आपने भी स्किल्स की बात करी, राइट? तो अभी रिसेंटली एक स्टार्ट आया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी प्लेसमेंट्स 40% डाउन है बिकॉज ऑफ द हायरिंग फ्रीज. सो क्या करे कोई, अगर कोई जा रहा है कॉलेज में, तो व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट टू गेट अपॉर्चुनिटीज़? एंड बिकॉज ऑफ मेरा तो क्या था, मैं तो निकल गया, राइट? मेरे बैच के बच्चे थे, दे कुड नॉट गेट एज गुड पैकेजेस. वो देख रहे थे 2020 में जितने पैकेज मिल रहे थे. तो व्हाट शुड दे थिंक, लाइक व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन 2024? आई थिंक कि फर्स्ट थिंग इज, सी द वर्ल्ड इज़ वेरी अनसर्टेन. ठीक है, जस्ट वन हैज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप कॉलेज में हो, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो. अगर आपको कोडिंग फॉर एग्जांपल पसंद है, आप कोडिंग में जितना ज़्यादा सीख सकते हो आप सीख लो. ठीक है, आपको डिज़ाइन पसंद है, आप जितना मतलब मैक्सिमम टाइम स्पेंड करके चीज़ें सीख सकते हो ना, मुझे लगता है पर्सनली वो करना चाहिए. बिकॉज अभी रिसेशन का टाइम है, कल को कुछ और हो गया, पहले कोविड था, कुछ बहुत अनसर्टेनिटी रहती है. तो आपके हाथ में सिर्फ है मेहनत करना, है ना. सो टाइम वेस्ट करने के बजाय जस्ट मतलब मेहनत करके नई नई चीज़ें सीखो, है ना. सच दैट कि जो भी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन जो भी उस टाइम सर्कमस्टांसेस होंगी, जो भी बेस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पास टाइम था ये करने का, मैं कर नहीं पाई या मैं कर नहीं पाया.
तो वो सीजिंग द अपॉर्चुनिटी वाली बात हो जाती है. आई थिंक दैट इज वही करना चाहिए बिकॉज वही हमारे हाथ में है. बाकी जो सिचुएशन होगी दुनिया की वो तो पता नहीं होता. आई अग्री विथ जो हर्षिता बोल रही हैं बिकॉज सी क्या है, मार्केट अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे. 2008 में रिसेशन आया. आई एम श्योर उस टाइम के जो लोग हैं आज लाइफ में रिकवर कर चुके हैं और ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, राइट. मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ इस टाइप के, जो मेरे सीनियर्स हैं, कुछ लोगों से पहचान है. मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2009 में कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं एंड उनको 1-2 साल जॉब नहीं थी और आज एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस पे हैं कंपनीज में. सो मेरे हिसाब से यार ज़िंदगी मूव करती है. इस टाइप के छोटे मोटे सेटबैक्स की, कॉलेज से तुरंत बाहर निकले, प्लेसमेंट नहीं लगा, या फिर होता है ना कोई कस्टमर नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर पाए, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, फैमिली में सेटबैक्स होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, फैमिली में कोई आपके क्लोज इंसान हैं जिनके साथ कुछ हो गया. इस टाइप की चीज़ें होती रहेंगी ज़िंदगी में एंड लाइफ हैज़ टू मूव ऑन ऑनेस्टली. तो आप थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. इस टाइप के सेटबैक सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेशेंस रखिए, हिम्मत मत हारिए. एंड जो हर्षिता ने बोला है कि यार आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है कि आप मेहनत करो. बाकी सारी चीज़ें जो आउटपुट आएगा नहीं आएगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो आपके जो कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करके उसको करते रहिए. रोज़ आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, आप रोज़ कोडिंग करिए, अपने स्किल्स बनाते रहिए, ताकि जब मार्केट्स रिकवर हों तब एटलीस्ट आपको आप एक अच्छी पोजीशन में आप प्रिपेयर्ड हैं. मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 2015 में मेरी एक समर इंटर्नशिप थी एक यूनिवर्सिटी में, राइट. एंड वहाँ पहले 1-2 हफ्ते में मुझे समझ में आ गया था कि यार मुझे रिसर्च इंटर्नशिप तो नहीं हो पाएगी मेरे से. रिसर्च मैं रिसर्च के लिए नहीं बनाऊँ, अच्छी चीज़ है रिसर्च, बट मेरे लिए नहीं बनी और मैं रिसर्च के लिए नहीं बनाऊँ. तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. मैंने क्या किया, मैंने रियलाइज़ करा कि ये मेरा अभी 2nd ईयर समर्स है. जैसे ही कॉलेज चालू होगा, वापस से मेरा सेमेस्टर 3rd ईयर चालू होगा, 3rd ईयर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना चालू हो जाएंगी, जो कि होता है ना फिर वो इंटर्नशिप जिस पे आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर डिपेंडेंट हो. तो मैंने 2 महीना अपना वेस्ट नहीं किया. मैंने फिर उसकी तैयारी चालू कर दी, जो होता है ना डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो सब मैंने अपना स्किल इंप्रूवमेंट चालू कर दिया. एंड आप सरप्राइज रहोगे कि मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है, मेरा स्कोर था 27 आउट ऑफ 100 एंड ग्रेड 6 आउट ऑफ 10 लगा था. तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि यार इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है एंड हर एक कंपनी प्लेसमेंट में इसी कोर्स पे फोकस करती है. तो मैंने डिसअपॉइंटमेंट को मतलब अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया. 2 महीना लग के मैंने प्रैक्टिस करी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्क्रैच से. पूरा जो आपका बुक्स होती हैं, कॉर्मेन और क्लाइनबर्ग, टार्डोस, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, मैंने बैठ के पूरा उनको पढ़ा. एंड फिर सैमसंग कोरिया का जो कोडिंग टेस्ट था, मैं IIT बॉम्बे में 2nd आया था. फिर टावर रिसर्च कैपिटल जो सबसे प्रेस्टीजियस इंटर्नशिप उस टाइम की थी, मेरे उसमें सिलेक्शन हो गया. तो वही प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स के जो उसमें कोर्सेज थे. इनफैक्ट मैं एक चीज़ आप हंसोगे, मैं मैथ्स में स्कूल में इतना कमज़ोर था, मेरे कभी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए नहीं है. मतलब मैंने IIT JEE क्लियर करा है. मैथ्स एक एग्जाम, मैथ्स एक सब्जेक्ट है उसमें. और बट मैंने उस बात को अपने ईगो पे ले लिया कि यार अब मैं कॉलेज में 100 आउट ऑफ 100 ला के रखूँगा. मैं पहली बार मेरा 100 आउट ऑफ 100 IIT बॉम्बे के अंदर आया डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में, मैथ्स में. एंड मेरे मैथ्स के सारे कोर्सेज में टॉप ग्रेड लगा था, बिकॉज मैंने अपने ईगो पे ले लिया था कि यार मैथ्स में मेरा ऐसे कैसे वीक हो सकता है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो वही यार, आप एक सेटबैक को एक सेटबैक की तरह मत लेके एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए. क्योंकि यार जब तक आप क्विट नहीं करोगे ना, स्टोरी एंड नहीं होती है. ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. तो आप मत क्विट करो. आपने बात करी थी कि दैट यू शुड बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, फोकस ऑन दैट. वो कैसे करते हैं? दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, राइट. दुनिया को बहुत सारी चीज़ें चाहिए. किसी को अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग चाहिए, कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, किसी को कोई एनिमेटेड वीडियो बनवाना है, किसी को अपना घर बनवाना है. तो आप दुनिया के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करिए, फिगर आउट करिए कि दुनिया में क्या चाहिए, राइट. एंड मैं तो बोलता हूँ आइडियली, मैंने एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं उससे कोट कर रहा हूँ. 3 फेजेस में ये होता है. सबसे पहले आप अपना टाइम सेल करिए, विच मीन्स आप सर्विसेज करिए. जैसे मैंने चालू किया था, मैंने कंटेंट राइटिंग का एक सर्विसेज बिजनेस चालू किया था, जिसमें मैं जो है क्लाइंट्स जो हैं जिनको आर्टिकल्स चाहिए, मशीन लर्निंग, AI, IIT प्रिपरेशन, इन सब टॉपिक्स पे जो एडटेक कंपनीज हैं जिनको अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने गूगल पे, फेसबुक पे, वाया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उनको आर्टिकल्स चाहिए. तो मैंने स्टार्ट किया सर्विस से अपने कॉलेज में कि मैं खुद वो आर्टिकल्स लिखने लगा. सीखा कैसे आपने इसके बारे में? मतलब सीखने के हिसाब से मैं बोलूँगा यार, मैंने खुद से अपना ब्लॉगिंग चालू करी थी 1st ईयर में. सो हुआ क्या था, जब 2013 में मेरा JEE रैंक आई थी अच्छी, बहुत सारे लोगों ने मुझे, उस टाइम फेसबुक पॉपुलर था, फेसबुक पे बहुत मैसेजेस आए थे कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करी, कौन सी कोचिंग, कौन सी आए कि नहीं आए आपको? 17 साल के थे यार, चाइल्ड मैरिज इज इलीगल. सो काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि कौन सी बुक्स एंड कौन से स्कूल एंड कौन से वगैरह वगैरह, टीचर, कोचिंग. तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड किया. बट एक टाइम मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यार मैं बहुत सारे मैसेजेस में पक गया हूँ रिप्लाई करते करते. उसने बोला यार तू एक ब्लॉग बना जिसमें ये सब आर्टिकल्स मेंशन कर दे एंड लिंक शेयर कर दे. लिंक तो कॉपी पेस्ट करना है. मैंने कहा आइडिया अच्छा है. तो मैंने ब्लॉग लिखना चालू कर दिया. गूगल का जो blogger.com है उस पर लिखा था मैंने. एंड वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई. इनफैक्ट मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था.
मेरे क्लास 10th में 78 आउट ऑफ 100 थे इंग्लिश में, और क्लास 12th में 82 आउट ऑफ 100। मतलब अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है, बट जो होता है ना आजकल लोग 95 के ऊपर ला रहे हैं, उसके तो आसपास भी नहीं था। बेंचमार्क बन गया। एग्जैक्टली, बेंचमार्क तो आजकल 90-95% हो गया है, तो मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स थे। तो मेरा ब्लॉग आप सोच सकते हो, मैं इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आप आज भी पुराने पोस्ट देखोगे ना, आपको लगेगा किसी बच्चे ने लिखे हैं जिसकी टूटी फूटी इंग्लिश है, बट धीमे धीमे मैं उसको इंप्रूव करता गया ऑफकोर्स। तो मेरा ब्लॉग काफ़ी पॉपुलर हो गया था, एक टाइम पे उसमें 35 लाख पेज व्यूज़ क्रॉस हो गए थे। एंड ये वो टाइम है जब आज की जो कंटेंट मार्केटिंग है वो सब पॉपुलर नहीं थी, वो मतलब अर्ली था। मैं जियो वर्ल्ड से पहले, मतलब जियो का जो, हाँ जियो तो 2016 में आई है, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे मैंने पूरा कंटेंट क्रिएशन सीखा, एंड फिर कुछ कंपनीज़ ने मुझे रीच आउट किया कि आपका ब्लॉग हमने देखा है, आप हमारे IIT के आर्टिकल्स लिखिए, वाइले पब्लिशर्स, मगूश, इस टाइप के, गो IIT, 2-3 इंस्टीट्यूट्स ने मुझे रीच आउट किया, कोई बुक की कंपनी है, कोई IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वहीं से मैंने छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखना चालू किया था, मेरी कंटेंट राइटिंग की जर्नी चालू हुई। सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि दुनिया में वैल्यू कैसे ऐड करें, सबसे पहले आप सर्विस करिए, विच मीन्स आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा 2 घंटे का टाइम जा रहा है, उसके बदले मुझे वॉटेवर 1000-500 रुपये जो भी मिल रहे हैं। उसके बाद होता है दूसरे का टाइम सेल करिए। फिर हमने क्या किया था, फ्रीलांसर्स की टीम बनाना चालू कर दिया ग्रेजुअली, जिसमें हमने फ्रीलांसर्स हायर करे, वो मुझे आर्टिकल लिख के दे रहे हैं 1000 रुपये में, मैं आगे उसको 2000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो दूसरे का टाइम मैं एक तरीके से सेल कर रहा हूँ, राइट। एक उसको आप बोल दो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। तीसरा चीज़ होती है कि प्रोडक्टाइज करिए अपनी सर्विसेज को। तो जैसे मेरा जो सॉफ्टवेयर का कॉग्नो AI बिजनेस था, उसमें एक हमारा पूरा प्रोडक्ट था जिसको हम लाइसेंस करते थे, तो उसमें सर्विस कंपोनेंट भी था, बट आप सर्विस को हटा दो तो हमारे प्रोडक्ट की हमें लाइसेंस फीस मिल रही है। तो इससे फेजेस वाइज मैं दुनिया में इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। भाई मेरा टाइम दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें मैं 10, 12, 16 घंटे काम कर लूँगा, तो मैं 16 घंटे का आउटपुट दे पा रहा हूँ। मेरे पास 5 लोग आ गए तो मैं 80 घंटे का आउटपुट दे पा रहा हूँ। 5 लोग 80 घंटे काम नहीं करेंगे, 50 घंटे काम करेंगे या 40 घंटे काम करेंगे, बट मेरा आउटपुट मल्टीपल टाइम्स हो गया। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो ऐसा है कि मैं 200 जगह डिप्लॉयमेंट करा सकता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर का, 24 घंटे चल रहा है वो, हाईली स्केलेबल। हाँ, हाईली स्केलेबल। तो इस हिसाब से आप अपना वैल्यू एड स्केल कर पाते हैं। तो पहले आप प्रॉब्लम्स फाइंड करिए, दुनिया में लोगों को क्या चाहिए। किसी को अपना घर बनवाना है, जैसा मैंने बताया ना, किसी को आर्टिकल चाहिए, किसी को वीडियो बनवानी है, किसी को शूट रिकॉर्ड कराना है, किसी को पॉडकास्ट करना है। प्रॉब्लम सॉल्व फाइंड करिए, अपने सर्विस से सॉल्व करिए, फिर लोग हायर करके उनके सर्विस से सॉल्व करिए, फाइनली है प्रोडक्टाइज करिए उसको, ताकि आप उसको स्केल कर पाएं। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी कॉग्नो AI की जर्नी बताइए, एंड व्हाई डिड यू स्टॉप द कॉपीराइटिंग थिंग? कॉग्नो AI की जर्नी मैं बताता हूँ, कॉलेज में चालू हुई थी। जैसे टिपिकल एक IITian होता है ना, एक उनकी जर्नी रहती है कि यार मैं US जाऊँ, इंटर्नशिप करूँ, फिर मेरा एक US में जॉब लग जाए, ग्रीन कार्ड में आर्टिकल आ जाए कि 1 करोड़ का पैकेज उबर ने दिया। करेक्ट IIT रुड़की से बच्चा गया। एग्जैक्टली मेरा उस टाइप का ही जर्नी था कि यार US में इंटर्नशिप लग जाए, फिर H1B वीज़ा पे US चले गए, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, एंड फिर वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। 2016 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं 3 महीना एक US के स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर रहा था, एंड द स्टार्टअप वॉज पेइंग मी $8,000 अ मंथ। At that time, that was around 5.5 to 6 lakhs rupees per month, right? डॉलर उस टाइम 80 के ऊपर नहीं था। It was a fantastic opportunity. स्टार्टअप में टॉप नॉच लोग थे, IITians थे, स्टैनफोर्ड के लोग थे, बर्कले के लोग थे, एंड कंपनी बहुत पॉपुलर थी, हॉट शॉट थी सिलिकॉन वैली में, अभी भी है ऑफ कोर्स, एंड कल्चर बहुत अच्छा था, एंड अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम्स में काम कर रहा था। बट मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहला तो यार मैं एक बड़ी कंपनी में बस एक इंटर्न हूँ। मतलब वो स्टार्टअप था तो ऐसा नहीं था कि 10 लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, उस टाइम 500-600 एम्प्लॉयज़ उनके थे, 150 लोगों की तो इंजीनियरिंग टीम थी। तो मैं एक इंटर्न हूँ वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार मैं कितना ही इंपैक्ट क्रिएट कर लूँगा, मैं 2 घंटा ऑफिस में लेट आऊँगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट हिट मी ऑनेस्टली। एंड सेकेंडली जो मुझे एक मेजर इशू रहा, मैं 3 महीना जब US में रहा ना, मैं आई रियली मिस्ड माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। मुझे लगा कि यार मैं मेरे पेरेंट्स और फैमिली से दूर नहीं रह सकता हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स से सुना था कि साल में एक बार वो US में, जब ये हॉलीडे सीजन होता है क्रिसमस का, न्यू ईयर का, उस टाइम वो इंडिया आते हैं। तो मतलब मैं तो यार इतना होमसिक इंसान था, मैं बॉम्बे से हर महीना कानपुर जाता था, हर महीना। और जब मैं घर से बॉम्बे वापस आता था तो मैं अगले महीने की टिकट करा के आता था कि यार अगले महीने का डेट फिक्स है जब वापस जाना है। तो मैं मेरे पेरेंट्स के काफ़ी क्लोज हूँ उस सेंस में। तो वही था, ये 2 रीजंस की वजह से मैंने डिसाइड किया कि यार मैं US में तो लॉन्ग टर्म सेटल नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटी है तो है, बट लाइफ में जो पसंद है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आती जाती रहेंगी। फिर मैं जब इंडिया वापस आया, मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे पास पूरा 4th ईयर खाली है, एज इन मेरे कोर्सेज कंप्लीट थे, मुझे प्लेसमेंट के लिए बैठना नहीं था, बिकॉज रूब्रिक में मैंने काम अच्छा किया था, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था। मुझे मास्टर्स के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी थी, होता ना GRE प्रिपरेशन वगैरह लोग करते हैं। और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी चीज़ है, अंडर ग्रेड प्रोजेक्ट भी ऑप्शनल है। जो रिसर्च वाला प्रोजेक्ट होता है ना, जो कि मैंने आपको बताया ना, मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे बस का नहीं है। तो पूरा 4th ईयर मेरे पास खाली था। तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार
स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नया खुला है इंस्टीट्यूट में, एंड इसमें कोर्सेज में एनरोल कर लो। तो टिपिकली हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल आपको इंक्यूबेशन सेल दिखेंगे। ये एक अलग है, इंक्यूबेशन से पहले का स्टेज है। इंक्यूबेशन तब होता है जब आपने डिसाइड कर लिया मुझे स्टार्टअप करना है, ये रही मेरी कंपनी, अब आप इंक्यूबेटर को जाके इंक्यूबेट होते हैं। ये प्री इंक्यूबेशन स्टेज है, जब आप डिसाइड कर रहे हो मैं स्टार्टअप करूँ या ना करूँ। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया, देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, DSSE। एंड इसमें जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो अकेडमिशियंस या रिसर्चर्स नहीं हैं, वो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं। प्रोफेसर राज जसवा जिनकी 2 कंपनी US स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। प्रोफेसर भरत देसाई जो कि सिंटेल के को फाउंडर हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी $3.5 बिलियन में सेल करी है, 25,000 करोड़। कौन सी कंपनी है? सिंटेल। एंड इस टाइप के लोग आके आपको अपने लर्निंग शेयर करते हैं। ये सब 1975 बैच, लेक्चर्स, हाँ 1975 बैच, 1980 बैच, जो कि अब होता है ना कि सीनियर हो गए हैं काफ़ी एज में, एंड वो इंस्टीट्यूट के बच्चों को दे वांट टू गिव बैक, इंस्टीट्यूट को दे वांट टू गिव बैक इन द फॉर्म ऑफ देयर टाइम एंड वैल्यू। तो यार मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने कोर्सेज लाइन से लगा दिए, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी वेंचर क्रिएशन, मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब मैं तो एकदम फैन हो गया था कि यार मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्टेप आगे बढ़ पाया। एंड मेरा एक दोस्त था सोहम, वो भी IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में था। हम फर्स्ट ईयर से हम दोनों लोग दोस्त थे, 3 साल से हमारी दोस्ती थी। ये मैं 4th ईयर की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, राइट। जब मैं US से वापस आया, मेरा 7th सेमेस्टर उसके बाद जस्ट चालू हुआ है। तो वो मैं मारवाड़ी, वो गुजराती, डेडली कॉम्बिनेशन, राइट। मुझे पता था यार ये एक बंदा ऐसा है जिससे मैं बोलूंगा कि यार जॉब नहीं करनी है, स्टार्टअप करना है, ये तुरंत मान जाएगा, ये डिबेट नहीं करेगा। वही हुआ, मैंने उससे बोला, वो बंदा बोलता है हाँ यार ये जॉब वॉब, मैं तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो उसके डैड बिल्डर वगैरह हैं, उसने तो सोचा भी नहीं, मतलब मेरे को सोचना पड़ा था, उसने सोचा भी नहीं। तो फिर हमने कोर्सेज में एनरोल किया, एंड वहीं पे फिर हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू हुई, राइट। कोर्सेज में बोला गया कि यार आप कोई एग्जाम, पेन, पेपर, असाइनमेंट कुछ नहीं होगा, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड बिजनेस बनाओ उसके अराउंड। एंड हमें कोई वो सब नहीं चाहिए कि आपने थ्योरी में आपके व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज मार्केटिंग, कोई एग्जाम नहीं हो रहा। व्हाट ईयर इज दिस? 2017, 2016 एंड 17 बोथ, क्योंकि 2016 में अगस्त में मेरा सेमेस्टर चालू हो गया था, इनफैक्ट जुलाई एंड में चालू हो गया था, एंड 2017 में अप्रैल एंड में मेरा 8th सेमेस्टर खत्म हुआ। तो 7th एंड 8th सेमेस्टर की बात हो रही है। एंड मैंने फिर वही, हम दोनों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुना कि यार हमारे जो पेरेंट्स हैं आज उनके पास स्मार्टफोन है, और उस टाइम जियो का इंटरनेट भी आ गया था, इंटरनेट भी था उनके पास, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको कोई स्विगी से ऑर्डर करना है, अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करना है, कोई कैब बुक करनी है तो, या फ्लाइट बुक करनी है, तो मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फ्लाइट बुक कर दे। तो हमने सोचा कि यार पेरेंट्स को हमारे पास क्यों आना पड़े, क्या अगर हम उनको एक टेक्नोलॉजी दे दें जिसमें वो हमारे वेट ना करना पड़े उनको, और तुरंत अपने आप से वो एक नंबर पे कॉल करें जो कि वॉइस पावर्ड हो, AI पावर्ड हो, जिसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में वो बोलें कि मुझे मुंबई से दिल्ली की व्हाटएवर 31 दिसंबर की फ़्लाइट चाहिए, एंड वो आपको ऑप्शंस दे दे, आप उसमें वॉइस में बताओ कि अच्छा ये तीसरी फ्लाइट सही लग रही है, एंड फ्लाइट बुक हो जाए। कोई डिपेंडेंसी ना हो कि मेरे लिए वेट कर रहे हैं वो, मैं क्लास में बिजी हूँ, मैं बाहर हूँ, तो ऐसा ना हो, राइट। एंड हमने इस टाइप का एक सोल्यूशन बताया, तो हमने वैलिडेट किया, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमें लोगों ने बोला कि हाँ भाई इस टाइप का बनाओगे तो काम आएगा। प्रोफेसर्स ने बोला कि यार ये B2C सोल्यूशन है, B2C मीन्स आप कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेच रहे हो, तो इसमें आपको मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उस टाइम की तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी ना आज की तरह उस टाइम। सो कुल मिला के फिर उन्होंने बोला कि आप अगर इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बना पाते हो, आप टेक्नोलॉजी वाले लोग हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसको एंटरप्राइज को जाके बेचो ना। आप फिर जो एयरलाइन कंपनी है या मेक माई ट्रिप है, आप उसको जाके सेल कर दो ये सोल्यूशन, उनके पास कंज्यूमर्स ऑलरेडी हैं। तो हमने कहा यार बात तो सही है, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो प्रोफेसर कालरा भाई को फोन लगाओ। नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हमारे प्रोफेसर्स ने बोला कि यार देखो बैंकिंग भी एक कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, तुम बैंकिंग में ट्राई कर सकते हो, और मेरा कॉन्टैक्ट है HDFC बैंक में, येस बैंक में। तो हमने कहा बढ़िया है। जो हमारे एक प्रोफेसर थे देवदीप सर, वो VP थे DHL साउथ एशिया के, तो ही न्यू सम पीपल फ्रॉम एक्सिस बैंक, उनके एक सोसाइटी में रहते थे। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज एट येस बैंक। तो हम जाके इन लोगों से मिले, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हम तो काफ़ी घबराए हुए थे कि यार कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, हम बच्चे हैं, हमारे पास कुछ सेल करने के नहीं है। हम गए, हमने बोला कि सर हम IIT से अकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, एंड ये रहा हमारा ID कार्ड, हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं। मतलब बोथ ऑफ यू, मी एंड सोहम। उस टाइम हर्षिता पिक्चर में नहीं थी, हर्षिता और मैं कंटेंट राइटिंग का बिजनेस उस टाइम सेपरेटली चला रहे थे। एंड यू वर डेटिंग? हाँ, वी वर डेटिंग ऑफ कोर्स। ओके। सो सोहम और मैं गए और हमने ID कार्ड दिखाया, एंड यू नो दैट्स अ मोस्ट पावरफुल टूल फॉर अ स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, कि यार आप अपना ID कार्ड दिखाओ कॉलेज का, बिकॉज IIT का ID कार्ड ऑफकोर्स उसका भी वैल्यू है, बट स्टूडेंट होने से क्या होता है, सामने वाला इंसान आपको ज्ञान देने में हेजिटेट नहीं करेगा। आप ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, सूटेड बूटेड जाओगे, मैं सेल्स वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा बैंक कैसे चलाते हैं, एयरलाइन कैसे चलाते हैं, वो आपको भगा देंगे। आप जाके बोलो सर आपका ज्ञान चाहिए, हम तो बच्चे हैं, हमें कुछ आता नहीं है, आप थोड़ा 1 घंटा टाइम दे दो प्लीज़, हम कुछ रिसर्च वर्क करें, शायद आपके काम का हो।
तो कोई भी इंसान आपको हेल्प करने से मना नहीं करेगा। 99% चांस से कोई मना नहीं करेगा आपको। एंड वही हमारे साथ हुआ। HDFC बैंक की कमला मिल्स कंपाउंड में एक ब्रांच है यहाँ साउथ बॉम्बे में, उन्होंने एक रोबोट लॉन्च करा था, ईरा इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट। वो एक फिजिकल रोबोट उन्होंने लॉन्च किया था, है ना। वो मार्केटिंग के तौर पे ज़्यादा था, मतलब उसकी यूटिलिटी उतनी हो ना हो, बट हम ब्रांच मैनेजर के पास गए, हमने सेम चीज़ उनसे बोली और उन्होंने हमें डिजिटल टीम का नंबर दे दिया। हमने बोला कि मैम जानना है कौन सी टीम ने आपका ये रोबोट लॉन्च करा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम भी जानना चाहेंगे कि AI रोबोटिक्स में आप क्या कर रहे हो। राइट। उन्होंने लिटरली हमें वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया डिजिटल टीम से। हमने उनको कॉल लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, 1 घंटे बाद मीटिंग दे दी। हम पहुंच गए, लंच वंच करा, हम पहुंच गए उनके ऑफिस। 1-1.5 घंटा पूरा उन्होंने अच्छे से हमें समझाया कि बैंक उनके टेक्नोलॉजी में क्या क्या चाहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफकोर्स कोई हम थर्ड पार्टी है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं है, तो उन्होंने हाई लेवल पे बताया, बट बेसिक चीज़ें जो होती है ना कि टेक्निकल में वो बैंक का रोड मैप क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या गैप्स हैं, वो बता दिए। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए, हमारी पहली लाइफ की मीटिंग थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। हमने कुछ फोटोज़ वगैरह भी उसके खींच के रखी हैं, मे बी आई विल शेयर इट विथ यू। सो वही हुआ, फिर हम येस बैंक से मिले, एक्सिस बैंक से मिले। फाइनली हमें एक आइडिया लग गया कि यार चैट और वॉइस के अराउंड बहुत कुछ बैंक्स में किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लास्ट मिले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो SBI का IIT बॉम्बे के इंक्यूबेशन सेल से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इधर से अगर IIT बॉम्बे का जो इंक्यूबेशन सेल है उसका नाम है साइन, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, SINE। तो साइन से कोई भी स्टार्टअप अगर निकल के आएगा तो SBI उनको एक फेयर चांस देगा इवैल्यूएशन का कि उनका टेक्नोलॉजी कैसा है, क्या है। तो हम पहुँचे, हमने DGM को पूरा दिखाया, वहाँ पे DGM ऑफ इनोवेशंस, उनको काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इंजीनियरिंग के IIT के लोग हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी वॉइस का। और उस टाइम हमने पता है कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था, लिटरली एक वीडियो था जो हमने प्रोफेसर के कैबिन में रिकॉर्ड किया था। इनफैक्ट आप हंसोगे, ये मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स कोर्स का पार्ट था और उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव था सेल बिफोर यू बिल्ड एनीथिंग। पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव था कैसे आप बेच के आओ बिना कुछ बनाए। क्योंकि क्या होता है ना, लोग पूरा बैठ के कोडिंग करते हैं, फिर जाके बेचने जाते हैं और मार्केट बोलता है हमको तो ये नहीं चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें बोला कि आप कुछ तरीके ढूंढो, वीडियो बनाओ, एनिमेशन बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ जिससे आप वैलिडेट कर पाओ कि मार्केट को ये चीज़ चाहिए। तो हमने 3 बैंकों से बात कर ली थी, चौथा बैंक को हम थोड़ा एक रिफाइंड प्रेजेंटेशन दे पाए एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने हमसे बोला कि यार आप जो है हमारा ये इंक्यूबेशन स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट है, इसमें आप जाओ, रजिस्टर करो और अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी आपको, हम इंडिविजुअल्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उस टाइम 1 महीना लगता था कंपनी रजिस्टर करने में, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, मेरे कज़न भैया एक CA थे, वो 1 महीना लगा के उन्होंने रजिस्टर करके दी। रजिस्टर होती हमने पोर्टल पे अप्लाई किया, फिर हम वापस SBI के पास गए, वो लोग हमें भूल गए। अब हमारा दिमाग खराब किया, 1 महीने का टाइम गया और ये तो पका पकाया कस्टमर, हमें तो पता नहीं था कि एंटरप्राइज। उन्होंने बोला आपको लंच के बाद आना। हाँ, अच्छा। सो एनीवे वो भूल गए। अब यार हम घबरा गए, हमने बोला यार HDFC, एक्सिस और येस बैंक वो सब तो कुछ ज़्यादा, कुछ हम बच्चों की तरह गए थे, ज़्यादा भाव नहीं मिला, इधर भाव मिला था एंड फिर अब बताओ भूल गए ये। तो हमने उनका जूनियर बंदा था संदीप, उसको पटाया और उसको बोला भाई आप गेट पास बना दिया करो प्लीज़ हमारा, बाकी हम संभाल लेंगे। संदीप ने बोला ठीक है, बच्चे हैं क्या ही कर लेंगे, वो गेट पास बना देता था। बेलापुर में ऑफिस है, यहाँ से पवई से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर। रोज़ सुबह 7 बजे मैं और सोहम निकल जाते थे, क्योंकि मुंबई में ट्रैवल है, 2 घंटा लगता था। हम 9 साढ़े 9 पहुँच जाते थे उनके ऑफिस। DGM के कैबिन के बाहर हम बेशरम बने बैठे रहते थे। उनको ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे उन्होंने हमारा पैसा मार लिया है, होता ना कर्जा खाया है। वो बंदा भी 5-6 दिन बाद समझ गया कि यार ये लोग बेशरम में जाने वाले नहीं है। हमको बुलाया, बोलता है देखो तुम एक काम करो, ये जो वॉइस का सोल्यूशन तुम बोल रहे हो ये सब नहीं चलेगा, कॉल सेंटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ एक स्टार्टअप के साथ तो हमें बहुत गाली पड़ेगी। चैट का एक चैटबॉट बनाओ, हमारी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे। 1 जुलाई को हमारा फाउंडेशन डे आ रहा है और हम तुम्हारे साथ लाइव उसको लॉन्च करेंगे, हमें कुछ ढंग का बना के दिखाओ और हम तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। ये मई 2017 की बात है। हमारा अप्रैल में एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो चुके थे कंप्लीट। इनफैक्ट आप हंसोगे, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का कोर्स है उसके एंड सेमेस्टर एग्जाम में मेरे 3 आउट ऑफ 50 का स्कोर आया था, बिकॉज SBI के हम चक्कर काट रहे थे। 10 मिनट में एग्जाम देके भागना पड़ा था, SBI में मेरी मीटिंग थी उस टाइम पे। तो वही हुआ, मई मंथ में उन्होंने हमें ये सब बोला पायलट बनाने को एंड हम लोग भाई हमारे पास तो एक ही काम है। हमारी 27 जून को जॉब की ज्वाइनिंग थी मेरी और सोहम की 15 जून को जॉब की ज्वाइनिंग थी। हम तो बोले भाई लग जाते हैं, किसी तरह SBI कन्वर्ट हो गया अगर उससे पहले तो हमें जॉब ज्वाइन ही नहीं करनी पड़ेगी। एंड हम दोनों लोग लग गए, हमने 1 हफ्ते में बना के दिखा दिया उनको एंड दे वर सुपर इम्प्रेस्ड। मतलब ऐसा कोई रॉकेट उसमें AI नहीं थी, हमने भी कुछ ओपन सोर्स टूल इधर उधर करके उनको कुछ तो बना दिया। इट वर्कड, हैकाथॉन प्रोजेक्ट की तरह बनाया, बट वो चल गया। उनको ये अच्छा लगा कि यार ये बच्चे लोग दोनों बहुत ही फास्ट बना के लेके आ गए हैं, मतलब इनको करना है कुछ, ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं। मतलब वो भी शायद हमारा टेस्ट ले रहे होंगे कि बना के दिखाओ, हम पहुंच गए बना के। तो वो मोर देन प्रोडक्ट या मोर देन जो हमने बनाया वो हमारे डिटर्मिनेशन पे सोल्ड हो गए थे। एंड उसके बाद
वही था, द रेस्ट वॉज रिलेटिवली ईजी फॉर अस। फिर उन्होंने हमें उनकी नेगोशिएशन कमेटी होती है TPNC, टेक्निकल प्राइस नेगोशिएशन कमेटी, उसके थ्रू रखा। वो अलग ही एक्सपीरियंस था। हम दोनों 21 साल के, मैं और सोहम, और उनके एक GM बैठे थे जिनका 40 साल का शायद एक्सपीरियंस होगा, और 6 DGM बैठे हैं जिनका होगा 35-40 साल का एक्सपीरियंस। और उन्होंने पूरा 1 हफ्ता में ग्रिल किया, अच्छे से नेगोशिएट किया। इस बीच सोहम की ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई, वो अहमदाबाद चला गया था। तो आप सोचो, मेरे तो मतलब रोस्ट कर दिया उन्होंने। एंड रोज़ बुला रहे हैं कि ये नहीं लिखा इसमें चैटबॉट में, तुमने लिखा है कि चैटबॉट बनाओगे, इसमें कहाँ लिखा है सिर्फ इंग्लिश में बनाओगे, सारी लैंग्वेजेस में दे रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं सर, तो लिख के लाओ इंग्लिश में, कल फिर से आना। 7 दिन तक ये चला है। सी उनका काम है यार नेगोशिएट करना, उनको सैलरी मिल रही है इस बात की, तो उन्होंने अच्छे से रगड़ के नेगोशिएट किया हमसे। फाइनली हम जून एंड में लाइव गए, चैटबॉट हमारा उनकी वेबसाइट पर लॉन्च हुआ। 1 जुलाई को बैंक का फाउंडेशन डे हुआ, जो अरुंधति मैम है, जो उनकी चेयरपर्सन बोलना चाहूँगा, चेयरमैन से ज़्यादा, उनका लास्ट ईयर था उस टाइम। 2 जुलाई को इनके टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अलग से फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेशन रखा था। एंड 1200 एम्प्लॉयज़ के सामने SBI के CTO शिव कुमार भसीन जी थे उस टाइम, और CIO उस टाइम थे मृत्युंजय महापात्रा जी, एंड डेप्यूटी CIO थे मिस्टर धनंजय तांबे। इन तीनों ने हमें फेलिसिटेट किया, ऑनर किया 1200 एम्प्लॉयज़ के सामने। हमें अवार्ड दिया गया, हमें गिफ्ट दिया गया, और हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें बाकायदा मेंशन था कि ये कंपनी ने ये चैटबॉट हमारे लिए SBI के लिए लॉन्च किया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा लॉन्च पैड था, स्टार्टिंग पॉइंट था। एंड उसके बाद तो मतलब जर्नी आगे अप्स एंड डाउन्स रहे। सोहम जो है बीच में छोड़ के चला गया, जब हर्षिता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट वही, दैट वाज हाउ हमने फर्स्ट कस्टमर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर किया। क्रेजी। आई कैन रिलेट, बिकॉज अभी मैंने भी मार्केटअप में स्टार्ट किया है थोड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स लाना, एंड इट्स सो हार्ड बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट, राइट? हमने हाँ बोल दिया, ऐसा सॉफ्ट यस, एंड देन स्टार्ट द अग्रीमेंट प्रोसेस। तो अग्रीमेंट हम कुछ लिखते हैं, फिर वो अपनी कंप्लायंस टीम को भेजते हैं, फिर कंप्लायंस टीम कुछ भेजती है, फिर यूर राइटिंग एंड इट जस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इधर तो आप सोचो ना, बैंक्स हैं, इधर रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, RBI, SEBI, IRDA के अंडर आते हैं, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज एंड ऑल। तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर डेटा प्राइवेसी के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, गलती से कल कस्टमर डेटा लीक होता है, तो आप मतलब बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने फिर ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट किया था, हम SBI के ऑफिस में बैठे रहते थे लिटरली। उसके बाद क्या हुआ? हाउ डिड हर्षिता एंटर द पिक्चर? यार सो SBI के साथ हमने ये लॉन्च किया, एंड ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट 75 लाख का था। फर्स्ट फेज था 50 लाख का पेमेंट था, सेकंड फेज था 25 लाख। और उस टाइम क्या हुआ, GST 1 साल का प्लान था पूरा ये? हाँ, मतलब फेजेस में था, 1 साल नहीं, ऐसे जब भी लाइव जाएगा तब। और उस टाइम क्या हुआ कि ये 1 जुलाई को GST आ गया था। और हमारा क्या हुआ, SBI था, तो हमने बोला कि यार ये पेमेंट और वेंडर ऑनबोर्डिंग ये सब होती रहेगी। जो होता है ना कि आप एज अ वेंडर एम्पैनल होते हो SBI में, हम पहले अपना प्रोजेक्ट लाइव करते हैं। होता है ना, अपना रुमाल डाल दिया कि ये कुर्सी मेरी है, कल को कोई और वेंडर आके ना ले जाए कि यार नहीं हमने SBI का चैटबॉट लाइव करा। तो हमने बोला जो बोलना है पहले कर देते हैं, इतना बड़ा बैंक आ रहा है, पैसे तो कहीं नहीं जा रहे यार, मतलब। तो फिर GST लागू हुआ, उसके बाद यार हमारी बैंड बच गई। हमने बोला इनवॉइस कैसे सबमिट करें, वो बोलते हैं GST इनवॉइस दे रहे हो तुम, तो हमने कहा हाँ, बोले हमारे वेंडर सिस्टम अभी GST अपग्रेड नहीं हुए हैं। हमारी बैंड बच गई कि अरे तो पेमेंट फंस गया। उस बीच रक्षाबंधन था, मेरे को घर जाना था, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया SBI ने। उस बीच मेरी नानी की बरसी थी, 2016 में शी हैड पास्ड अवे, तो 2017 में 1 साल की उनकी बरसी थी। पूरा फैमिली फंक्शन हुआ, मेरी सिस्टर है, मेरे मामा लोग हैं, सब बोल रहे हैं बेटा SBI ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, पैसे वैसे तो तुम्हें मिले नहीं है, तुमने जॉब अलग छोड़ दी। तो अगस्त एंड में फाइनली आई थिंक 25 अगस्त के आसपास पेमेंट हिट करा था, एंड लाइक 50 लाख प्लस GST माइनस TDS है ना, 54 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10% TDS कटता है और 18% GST है। तो पेमेंट आया था, एंड तब जाके हमें शांति मिली। एंड तब तक हम जॉब छोड़ चुके थे, ऑफकोर्स ज्वाइन ही नहीं करी थी। फिर SBI ने हमारा नाम फ्लोट कर दिया, SBI ग्रुप कंपनीज, जो कि SBI लाइफ, SBI म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस वगैरह। तो 1 महीने बाद सितंबर में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने हमारे साथ काम करना चालू कर दिया। उनसे बहुत ही ईजी था उनके लिए डिसीजन लेना कि हमारा बैंक जो है एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है, सेम सर्विस प्रोवाइडर को हम भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ इवैल्यूएशन हो चुके हैं। तो फिर हमें SBI म्यूचुअल फंड ने भी इन्वॉल्व कर लिया एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट में। एक हमारे मेंटर थे, वो ICICI बैंक में सीनियर पोजीशन पे थे, उन्होंने 30 ईयर्स ICICI में स्पेंड किए हैं, तो ही न्यू द CTO ऑफ ICICI बैंक। तो उन्होंने हमारी उधर मीटिंग करा दी, छोटा सा 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हमें ICICI बैंक ने भी दे दिया टू बिगिन विद। फिर क्या था, एक बार जर्नी चालू हो गई, 3-4 बड़े कस्टमर, एक ICICI SBI जैसे 2 बड़े बैंक, SBI लाइफ जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड जैसा टॉप म्यूचुअल फंड। लेकिन हुआ क्या कि यार अब मैं एक छोटी फैमिली से हूँ, मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स का कानपुर में, एंड महीने का 50-60 हज़ार रुपये वो कमा लेते होंगे। तो साल का जो बंदा 6-7 लाख जिसके फादर कमा रहे हैं, उसके लिए 75 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बड़ी चीज़ है। राइट। सोहम के फादर बिल्डर थे, वो करोड़ों में कमाते थे, तो सोहम के लिए एक डाउनग्रेड हो गया कि यार ये छोटा मोटा बिजनेस है, 70-75 लाख का रेवेन्यू, ये तो मतलब क्या है। एंड
उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। आज मैं भी एक 50 लाख के छोटे बिजनेस में मैं भी शायद इंटरेस्टेड ना हूँ, गिवन दैट मैं एक स्टेज पे आ गया हूँ। तो उसके बाद वही हुआ कि यार उसने बोला कि यार मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट जा रहे थे, बैंगलोर में कुछ मीटिंग्स थी, वो निपटा के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो बोलता है कि मुझे ब्रेक लेना है। मैंने बोला भाई 1 महीने का ब्रेक ले ले। सोहम मेरे से बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो मैं घबरा गया एक बार कि मतलब क्या बोल रहा है बंदा। बट देन ही सेड कि मुझे तो क्विट करना है, ये जो है बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो जा रहा है एंड बहुत ही ऑपरेशनली हैवी है। बैंक से जाके मिलो, मीटिंग्स करो, लंबी सेल्स साइकिल हैं एंड फिर यार होता है ना आपको उनके लोगों के साथ काम करना पड़ता है। अब आप IIT से हो, हर इंसान तो IIT का है नहीं, तो थोड़ा गैप आ गया वहाँ पे। एंड उसने बोला कि मुझे जाना है। अब मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं भाई, बंदे को जिसको जाना है वो तो जाएगा। तो फिर आई थिंक 6 या 7 अगस्त 2018 की बात है ये। 1 साल हो चुका था मैं साथ में चलाते हुए बिजनेस एंड फिर वो 2-3 दिन में चला गया अपने होम टाउन अहमदाबाद। तो उस कैसा टाइम फील हुआ आपको उस टाइम? यार उस टाइम बहुत ही डिप्रेसिंग फील हुआ था। ऑफ कोर्स मेरे एडवाइजर्स मेरे से पूछने लगे क्या हुआ, सोहम क्यों गया। कस्टमर्स पूछने लगे, मेरे पेरेंट्स पूछने लगे कि यार क्या हुआ, सोहम क्यों गया। एंड मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। एंड एज आई सेड अगेन, उस टाइम रक्षाबंधन था अगस्त में, फिर से मैं फैमिली को फेस कर रहा हूँ यू नो तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। मोए मोए हो गया आपके साथ? मोए मोए हो गया एग्जैक्टली। सो फिर हर्षिता उस टाइम मुंबई शिफ्ट हुई थी, ये पुणे में थी। एंड जो कंटेंट राइटिंग का हमारा एक अलग बिजनेस था जिसके बारे में मैंने बात करी शुरू में, वो ये रन कर रही थी अपनी जॉब के पैरेलल। तो ये जुलाई एंड में पुणे से मुंबई शिफ्ट हुई थी एंड एकदम टाइमिंग सेट बैठ गया। वो निकला सोहम और मैंने इसको बताया कि देखो ये सिचुएशन हो गया है। एंड हमारे पास उस टाइम पे SBI लाइफ से करीब 25 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग था। SBI के पिछले 25 लाख फेज 2 के आउटस्टैंडिंग थे। तो लिटरली 50 लाख का बिजनेस टेबल पे है और SBI म्यूचुअल फंड से एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैंने इसको बोला यार तुम आ जाओ, अपना जॉब तो तुमने छोड़ ही दिया है, कॉन्टेंट राइटिंग को रैप अप कर देते हैं अब, उसमें महीने का 2-2.5 लाख कमा रहे हैं। ये तो लिटरली 50 लाख 55 लाख एक शॉट में पेमेंट आएगा, खाली हमें 2-3 महीना एग्जीक्यूशन करना है प्रोजेक्ट का। तो वही है, ये भी आई थिंक रक्षाबंधन के लिए अपने घर गई थी उस टाइम, तब इसने रिमोटली हेल्प करना चालू किया। मेरे पास एक इंटर्न था, एक फुल टाइम एम्प्लॉय था। जो इंटर्न था बाय द वे आज वो हमारा इंजीनियरिंग हेड है। सो वो दोनों लोग थे साथ में। एंड हर्षिता ने मुझे फिर ज्वाइन कर लिया एज अ फुल टाइम मेंबर एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। एज इन कि उसके बाद हमारा पूरा वर्क डिवीजन हमने कर लिया। मैं पूरा बिजनेस साइड देखने लगा, कस्टमर मीटिंग्स पूरी जो होता है ना इन पर्सन जाना, BKC, लोअर परेल, ये सब एरियाज में चक्कर काटना मेरा काम था। एंड ये ऑफिस में रह के जो हमारे 2 टीम मेंबर्स थे उनके साथ पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और उन सब पे काम पे शी वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दैट। तो दैट वर्क वेरी वेल। कस्टमर्स को मैंने फेस टाइम दिया तो कस्टमर्स भी खुश रहे कि यार बंदा आ रहा है, इसका को फाउंडर छोड़ के गया, उसके बाद भी इसने गिव अप नहीं किया, दूसरी को फाउंडर लेके आया है, सर्वाइव कर रहा है। तो हमें और बिजनेस मिला तो फिर आप और लोग हायरिंग कर सकते हो। धीमे धीमे वो इंजन चालू हो गया एंड दैट इज़ हाउ हर्षिता ज्वाइंड मी एज अ को फाउंडर। एंड इसके आने से जो मेजर फ़ायदा हुआ कि यार एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, बिकॉज हम दोनों डेट कर रहे थे एंड हमारा कैजुअल डेटिंग नहीं था। हम हमेशा से सीरियस थे कि एक स्टेज पे जाके इट हैज़ टू मटेरियलाइज इनटू मैरिज। ये क्लैरिटी कैसे आती है? ये शुरू से क्लैरिटी थी हमें, मतलब मैंने कभी किसी को पहले डेट नहीं किया बिफोर हर एंड शी हैज़ ऑल्सो नॉट डेटेड फर्स्ट एंड द लास्ट एंड वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि यार कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना है, सीरियस कमिटमेंट होना चाहिए। बट आजकल ऐसा क्यों होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक यू गाइज वर इन लॉन्ग डिस्टेंस, Yes. राइट? तो Yes. आजकल क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में लोग ओपन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यस राइट? तो दे आर लाइक कि वी आर नॉट टुगेदर, Right. तो व्हाट डू वी डू, राइट? तो मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू डायनामिक दैट इज देयर? आप भी बताइए मेरे को, बिकॉज आई हियर दिस अ लॉट, Yes. राइट? इन माई फ्रेंड सर्कल बात कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है ये लोग ओपन रिलेशनशिप में, मतलब ये क्या होता है? आई थिंक देखो कुछ भी सही या गलत नहीं है, जिसको जैसा सेट बैठ रहा है। आपस में 2 लोग हैं, दोनों ओपन रिलेशनशिप से ओके हैं तो भाई अच्छी बात है। यहाँ पे हम दोनों लोग ओके नहीं थे, हम दोनों चाहते थे कि यार हम दोनों बस एक दूसरे से कमिटमेंट में रहें और इवेंचुअली शादी में मटेरियलाइज होना चाहिए। वहाँ हमारे थॉट्स मैच कर गए। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? बट देखिए यार मतलब आप कुछ ऐसा टॉर्च लेके ढूंढोगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। Right. ये डेस्टिनी कह लीजिए आप, या होता ना कि कपल आर मेड फॉर ईच अदर, जो होता है वैसा है। हमारे साथ भी वैसी सीन था, हम तो इत्तेफाक से मिले थे। मतलब आप सोचो, मैं मेरे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, इससे मुलाकात हो गई, देन वी एंडेड अप चैटिंग विद ईच अदर वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ही हमारा तो इत्तेफाक ही था मिलना, आप वैसा समझ लीजिए। तो आई थिंक कोई होता क्या है, ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। आप एक से मिलोगे, अब हमारा एक बार में दोनों का होता ना कि सेट बैठ गया कि यार दोनों को एक पसंद आ गए। बट हो सकता है शायद उसको मेरे कुछ चीज़ें ना पसंद आती हैं एंड फिर आगे ये सस्टेन ना करता, तो वो फिर किसी और को ढूंढती है। वाइस वर्सा, मुझे कोई चीज़ उसकी ना पसंद आती तो मैं किसी और को ढूंढता, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कन्वर्ज होती।
राइट वो जो शुरू में बोला ना, डोंट क्विट अंटिल यू फाइंड अ सोल्यूशन, वैसी चीज़ हो गई यार। आप कोई इंसान है जिसको नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सो सेम चीज़ थी, हमारा इत्तेफाक से एक बार में एक शॉट में हो गया। आप जैसे को फाउंडर आप ले लो ना, मैंने को फाउंडर ढूंढा, को फाउंडर वाइफ से कम नहीं है, एक मैरिज की तरह होती है, बिजनेस मैरिज। नहीं चला मेरा पहले को फाउंडर से, अब मैं वहाँ पे क्विट कर सकता था या फिर मैं इसको लेके आ गया, चल गया फिर हमारा साथ में बिजनेस। तो वैसा सीन था। एंड वही है कि इसके आने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ कि एक ट्रस्टवर्दी बिजनेस पार्टनर है। मैं अगर कस्टमर के उधर बैठा हूँ तो मुझे ये डर भय नहीं है कि यार मेरा यहाँ पे ऑफिस में क्या चल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम अब जैसे मैं पूरा बैंक्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस सब देख रहा हूँ, तो उसको ये नहीं है कि यार पता नहीं बैंक में फ्रॉड हो रहा है, क्या गलत कर रहा है दूसरा बंदा। तो दोनों का ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बेनिफिट मिला उससे। एंड वो बिजनेस में आपको दिखने लग जाता है, कस्टमर्स को भी वो दिखने लग जाता है कि यार दोनों फाउंडर्स जो है कमिटेड हैं। क्योंकि हमें वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, जो उस पर फालतू चीज़ों पर फोकस नहीं करना पड़ा, हम फिर पूरा फोकस 100% कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाने लग गए। एंड कस्टमर को कमिटमेंट दिखा तो हमें और बिजनेस मिला। आईसीआईसीआई बैंक से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, कोटक बैंक, कोटक लाइफ, कोटक जनरल, कोटक फिनिक्स एआरसी, स्टेट बैंक, एसबीआई लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज। हम सारे ग्रुप लेवल पे एक्सपैंड करने लग गए बहुत रैपिडली। एंड ये तीन जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं, ये बहुत ही मतलब बड़े ब्रांड नेम्स हैं, स्टेट बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, फिर एचडीएफसी ग्रुप एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आदित्य बिरला, बजाज, ये आते चले गए। फिर हमारे एडवाइजर्स ने भी हमारी और मदद करी। होता है ना, रेफरेंसिबिलिटी बनती चली जाती है, कस्टमर से कस्टमर रेफरेंस, एडवाइजर से एडवाइजर रेफरेंस। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, इनफैक्ट आप हंसोगे। हमारे एक एडवाइजर है आनंद कुसरे सर, आईआईटी बॉम्बे में वो प्रोफेसर हैं, जो आईसीआईसीआई के जो मैं बता रहा हूँ सीनियर। तो उनसे मैं मिलने गया था एंड बोला कि सर देखिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हमारा कस्टमर कन्वर्ट हो गया है, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी कुछ कनेक्ट कराओ या कहीं और करा सकते हो क्या आप। तो उन्होंने अपने एक ड्रॉर खोला, उसमें रखे होंगे 2-4 हज़ार कार्ड्स। मतलब वो प्रोफेसर कुसरे 65 ईयर्स के थे उस टाइम पे, तो 2-4 हज़ार विजिटिंग कार्ड्स रखे थे। कहीं से तो उन्होंने ढूंढा और एक कार्ड निकाला। मैं तो बैठा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है किसका कार्ड निकाला है, और कॉल लगाया, बोला कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मीटिंग दो। सामने वाले बंदे ने अपना टाइम दिया और मेरे को बोला कि यार ये संदीप करके हैं, तुम जाके इनके बारे में गूगल सर्च कर लेना। तो हमने सोचा होगा कोई मैनेजर, एसोसिएट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई जूनियर लेवल पे। संदीप बख्शी, एमडी एंड सीईओ। यू आज ना आईआईटी के टैग से फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, प्रोफेसर कुसरे ने अपने कार्ड्स बाकी लोगों को नहीं दिए, मुझे इसलिए शेयर किया बिकॉज उन्हें दिखा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, पोटेंशियल है। अब वो मेहनत मेरे आईआईटी की वजह से आप कह लो, या फिर मैं एनीवे मैं एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ ले रहा हूँ जिसमें आईआईटी से तो कोई लेना देना है नहीं, मेरी बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस की वहाँ काम नहीं है। मैंने जो मेहनत करी उनको दिखाया, प्रूफ किया कि सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरा जॉब छोड़ा है, मेरा 50 लाख का इंडिया में जॉब था, 1 करोड़ का यूएस में पैकेज था, मैं छोड़ के बिजनेस करने को आया हूँ। तो उन्होंने वो कमिटमेंट देखा। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जब सबसे पैनिक थे कॉन्वोकेशन के टाइम पे, जब पेमेंट नहीं आया था, 12 अगस्त को कॉन्वोकेशन था, 23 अगस्त को एसबीआई का पेमेंट आया था, जो मैंने बताया ना 2017 में। कुसरे सर मेरे पेरेंट्स को मिले थे और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को काफ़ी होता है ना हिम्मत बांधी थी कि आप टेंशन मत लो, ये बच्चा हमारे साथ है, हम इसको पूरा सपोर्ट देंगे, हम बच्चे के साथ हैं, हम सपोर्ट देंगे। तो वही चीज़ है कि लोग आपका डिटर्मिनेशन देखेंगे और आप जो वैल्यू ऐड करें उसके बेसिस पे आपकी हेल्प करेंगे। सो वही था, फिर ये सब कस्टमर्स आते गए और फिर हर्षिता से तुम बता सकती हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में Exactly. जो था काफ़ी कुछ किया हमने। How was that experience first of all, like becoming the co-founder? सो मैं जब मुंबई आई थी, सो बिफोर सोहम लेफ्ट, राइट, तब कुछ आइडिया नहीं था कि द प्रीवियस को फाउंडर है जो वो लीव कर जाएंगे। तो मैं जो मुंबई आई थी वो बेसिकली आई थी फॉर ये जो हमारा कंटेंट राइटिंग का जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि मेरे क्या है, मेरे पेरेंट्स का भी बैकग्राउंड है बिजनेस में, बोथ आर बिजनेस पर्सन्स एंड उनका है पूरा बायो फर्टिलाइजर का बिजनेस एंड ऑल। सो आई ऑल्सो हैड दैट कीड़ा कि नहीं बिजनेस करना है खुद का। तो फिर उसके लिए फिर मैं मुंबई आई थी, है ना, कि यहाँ पे करते हैं। फिर जब सोहम ने जब कंपनी छोड़ी तब फिर अमन ने बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड आई जॉइंड हिम, राइट। सो उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम पे, चैटबॉट्स बना रहे थे, एसबीआई के लिए चैटबॉट था, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए चैटबॉट था, बट वो एक सर्विसेज मॉडल में था, यानी कि हमने वो कस्टम बनाया था उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए। कोई और नया कस्टमर आता हमको फिर से फ्रॉम स्क्रैच उनके लिए चैटबॉट बनाना पड़ता। तो जब हमने ये रियलाइज़ किया कि ये तो हम लोग चैटबॉट्स मल्टीपल कस्टमर्स को मतलब सेल कर रहे हैं, तो हमारे कुछ एक प्लेटफॉर्म टाइप का होना चाहिए जिसमें कि क्या है कि एक नया चैटबॉट बनाना बहुत ही आसान हो जाए, आपको फ्रॉम स्क्रैच हर बार नहीं बनाना है। तो जब मैं आई थी तो उसके बाद में हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैटबॉट का प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया था। एंड फिर जब वो हुआ तो उसके बाद में काफ़ी सारे नए नए कस्टमर्स आए, जैसे अमन ने काफ़ी सारे नाम बताए, तो वो कस्टमर्स ऑनबोर्ड करना और मतलब काफ़ी फास्ट हो गया था। फिर कोविड आया
एंड कोविड में तो क्या था कि आप फेस टू फेस तो मिलते नहीं हो किसी से, राइट? सो जो डिजिटल चैनल्स थे कम्युनिकेशन के वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो एकदम से चैटबॉट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई और हमने कोविड के टाइम में और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे को ब्राउजिंग था, है ना, जो कि एक सिक्योर्ड स्क्रीन शेयरिंग का सॉफ्टवेयर है, वो सबकी डिमांड एकदम से कोविड में और बढ़ी, तो हमने बहुत फास्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो मेरे आने के बाद में मेरा आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूशन था इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड ऑफ कोर्स एज अ को-फाउंडर की वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑन दैट फ्रंट। एंड वो हमारा अनफेयर एडवांटेज बन गया, राइट। क्योंकि बड़ी कंपनीज जो होती है ना, जैसे जो मैं नाम नहीं लूँगा, IT सर्विसेज कंपनी जो बैंक्स के साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पीड बहुत स्लो होती है, वो क्वार्टर्स और ईयर्स में बात करते हैं। हमारी टीम में लिटरली हर्षिता एंड हमारा जो इंजीनियरिंग हेड है, ये लोग कस्टमर ऑफिस में जाके बैठ जाते थे, सर आप बताओ क्या चाहिए, हम सामने बना के देते हैं। तो हम आवर्स की बात करें, आवर्स एंड डेज, नॉट इवन मंथ्स। कस्टमर्स वर सुपर इम्प्रेस। ये लोग लिटरली ICICI बैंक में जो एक पास में एक ऑफिस है चांडीवली में, वहाँ फ्राइडे शाम को जाके बैठे होते। काफ़ी लोगों ने हमें गाली भी दी, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि फ्राइडे शाम हमारी ख़राब कर रहे हैं, बट जो बिजनेस हेड है ही वॉज सुपर इम्प्रेस्ड। एंड यू नो वो एक बिजनेस हेड हैं, वो HR के हेड थे, उधर बिजनेस हेड बोलते हैं, वो रिक्रूटमेंट हेड, सॉरी, उन्होंने जाके बैंक में और लोगों को बताया, है ना। तो हमारे पास तमाम टीम आई, कॉर्पोरेट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, प्रिविलेज बैंकिंग, NRI बैंकिंग, रिक्रूटमेंट। मतलब ऐसा था कि यार बैंक में हमें सिक्योरिटी गार्ड भी पहचानने लग गया था कि ये लोग कौन है। मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर जो होता है ना, आप ICICI के BKC ऑफिस जाओ तो लैपटॉप का सीरियल नंबर देना पड़ता है, गार्ड को मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर याद हो गया था। उस टाइम UPI नया नया आया था, एंड कैंटीन में UPI मैंडेटरी कर दिया था, बिकॉज ICICI बैंक वॉज द टॉर्च बियरर इन UPI। उन्होंने बोला कि सिर्फ UPI पेमेंट लेंगे, कैश कार्ड सब बंद, टाइम बिंग, UPI अडॉप्शन बढ़ाने के लिए। अब मेरा UPI पेमेंट फेल हो गया, बंदा बोलता है सर आप रोज आते हो, आप कल दे देना। ये हाल था, हम बैठे रहते थे ICICI के ऑफिस में। तो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेलोसिटी जो बहुत फास्ट था, कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगा, उस वजह से हमें और बिजनेस मिलता गया। स्पीड, डेटा सिक्योरिटी, सपोर्ट, फाउंडर्स का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ये सब हमारे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बन गए फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में। तो हम उसमें एक्सपैंड करते चले गए। कोविड में हमें और बिजनेस मिला। कोविड में तो यार लिटरली ऐसे भी डेज रहे, हमने दिन की 12-12 मीटिंग्स करी हैं। जहां हफ्ते में 12 मीटिंग्स हो पाती थी, कस्टमर मीटिंग्स, हमने दिन की 12 मीटिंग्स लगाई हैं लाइन से। इन लोगों ने एक वीडियो कॉलिंग का प्रोडक्ट हमने बोला कि यार बनाना है, को ब्राउजिंग जो एक स्क्रीन शेयरिंग का प्रोडक्ट है, उसके साथ बहुत सारे कस्टमर बोलने लगे हमें वीडियो कॉलिंग भी करनी है। होता है ना, एडवाइजर इंश्योरेंस सेल कर रहा है, या बैंक वाला कोई वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लोन सेल कर रहा है। लिटरली इन्होंने मंडे को हमने इनसे बोला, ट्यूसडे वेडनेसडे इन्होंने 2 दिन में प्रोडक्ट का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के दिया, थर्सडे हमने 12 मीटिंग्स लगा दी, बेच दिया। एग्जैक्टली एंड जो ये 12 मीटिंग से उस मतलब 2 दिन में बनाया, एंड फिर शाम को पूरी कंपनी में जितने लोग हैं सब लोग उसका वो लोड टेस्टिंग कर रहे हैं, सब लोग वो यूज़ कर रहे हैं, एंड अगले दिन 12 मीटिंग्स हो गई। एंड इनफैक्ट बिकॉज वो एक वीडियो कॉलिंग का सोल्यूशन था, हमने कस्टमर्स को उसकी लिंक दे दी कि आप आइए इसी पे मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉल इसी पे करिए। इसी पे वीडियो कॉल करेंगे। लोग माइंड ब्लोन हो गए। तो ऑब्वियसली यार हमारा बिजनेस बहुत अच्छा। 2020 जो है, कोविड हुआ, ऑफ कोर्स दुनिया के लिए एक खराब साल था, बहुत सारे लोगों के फैमिली में भी लोग इम्पैक्ट हुए, बट हमारे लिए बिजनेस वाइज बेस्ट ईयर था, लाइफ चेंजिंग ईयर था। हमारे रेवेन्यूज़ जो 70-75 लाख के थे, 2 साल में 7.25 करोड़ क्रॉस हो गया। मार्च 2021 में 7.25 करोड़ रेवेन्यू, एंड वी वर क्लोज टू 40% प्रॉफिट मार्जिन एट दैट टाइम, मतलब 40% से थोड़ा ज़्यादा। And that is when Exotel came and started talking to us. Acquisition वाला, we can discuss that as a separate story. बताइए उसमें क्या हुआ exactly? So वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2019 प्री कोविड क्या हुआ था, IIT बॉम्बे के जो इंक्यूबेशन सेल है साइन, उन्होंने अपनी एक एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग रखी थी। उसमें जो IIT बॉम्बे के कुछ अच्छे एलमनाई को बुलाया गया था, एंड उनमें से एक एलमनाई थे अभय पांडे सर। ये सेकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, एंड उन्होंने एक नया स्टार्टअप चालू किया था, नया वेंचर फंड A91 पार्टनर्स करके। तो वो उस मीटिंग में आए हुए थे। मेरा एक दोस्त था, मतलब वो IIT बॉम्बे का ही दोस्त था, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाह रहा था, मैं उसके साथ कनेक्टेड था। तो मुझे खींच के लेके गया कि यार ये बड़ा बंदा आ रहा है, इससे मिलने चलते हैं। मैं चला गया, मुझे तो पता भी नहीं, हम तो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, फंडिंग वंडिंग का तो कोई नॉलेज नहीं है। मैं चल दिया, कार्ड एक्सचेंज हुए, और फिर मैंने सोचा कि यार अच्छे लोगों से मिला हूँ तो एक बार जाके इनके ऑफिस फॉर्मल मीटिंग करके आता हूँ। वो लोग सीरीज़ B, सीरीज़ C, लेट स्टेज स्टार्टअप में फंडिंग करते हैं, तो हम उनके लिए काफ़ी अर्ली स्टेज थे, क्योंकि हमारा उस टाइम 2020 में 3 करोड़ करीब रेवेन्यू था। तो ये 2019 की बात कर रहा हूँ, अर्ली स्टेज थे हम। बट मैं गया उनके साउथ बॉम्बे में, मैं एक बार ऑफिस में मिल के आया। उन्होंने जो उनके दूसरे पार्टनर थे कौशिक, उनसे मेरी मीटिंग करवा दी। कौशिक जो है पूरे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। मीटिंग हुई, हाथ मिलाए, 10-15 मिनट डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा कुछ, क्योंकि डील तो होनी नहीं थी। मैं अपना वापस आ गया। 1 साल बाद जब कोविड हो चुका था, उन्होंने अपना जो भी स्नूज़ करा होगा, ईमेल या रिमाइंडर सेट किया होगा, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा अच्छा चल रहा है, अभी तो कोविड में तो हमारा मतलब काफ़ी बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने बोला यार हमारा एक स्टार्टअप है एक्सोटेल, मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट कराता हूँ, वो लोग भी कुछ इस टाइप की कोलैबोरेशन देख रहे हैं। मैं कहा ठीक है, धंधा आ रहा है कहीं से, मारवाड़ी आदमी, हमको तो धंधा चाहिए।
कनेक्ट कर लिया हमने उनसे, एंड एक्सोटल के फाउंडर्स से मैंने कनेक्ट किया, शिवकू से, जो कि इनफैक्ट आपके कॉलेज के अलमनाई हैं। एंड शिवकू ने कुछ डिस्कशंस किए कि भाई हम साथ में तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स को। सो एक्सोटल का जो है ना क्लाउड टेलीफोनी का प्रोडक्ट है, जैसे हमारा चैट बॉट है उनका पूरा वॉइस, जो आज आपको कॉल आते हैं ना ओला के कैब ड्राइवर से या स्विगी के डिलीवरी बॉय से, 99 आउट ऑफ 100 सच कॉल्स इन इंडिया आर पावर्ड बाय एक्सोटल। काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड शिवकू ने कुछ हमें चीज़ें बताई कि यार हम कैसे साथ में बिजनेस पार्टनरशिप ग्रो कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद वो बोलते हैं कि यार हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। धीमे धीमे कॉन्वर्सेशन जो है एक्विजिशन तक जाने लगा। तो उस टाइम क्या हुआ था, एक्सोटल के कॉम्पिटिटर से हमारी बात चल रही थी एक्विजिशन के लिए, एंड उन्होंने करीब 2 महीना हमारा ख़राब किया, टाइम वेस्ट किया। पूरा डिस्कशन होने के बाद एक ऐसा ऑफर दिया जिसमें आप बोलोगे यार बच्चा समझ के आप बेवकूफ़ बना रहे हो क्या। तो उसी टाइम शिवकू ने एक्विजिशन की बात चालू करी, मैंने साफ मना कर दिया। वो कुछ बोले, मैंने कहा बात ही नहीं करनी है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब था ऑनेस्टली उस टाइम। एंड ये अर्ली 2021 की बात है। एंड उस टाइम यार बिजनेस भी अच्छा कर रहा था। आई वाज लाइक कि बेचना क्यों है, नहीं करना है। फिर कोविड का सेकेंड वेव हुआ मार्च अप्रैल 2021 में, अप्रैल में आई थिंक। एंड जुलाई में मैं मेरे कज़न के यहाँ गया था उड़ीसा में, विलेज में। तो मैं मेरे कज़न के एक कज़न है, मैं मामा के बेटे, उनके काफ़ी क्लोज हूँ, और मैंने सोचा थोड़े दिन वो विलेज में जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि सेकेंड वेव में यार काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए थे। हमारे कस्टमर साइड पे पहली बार बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि यार फर्स्ट वेव में क्या हुआ, लोगों के घर पे लोग अपने वर्चुअली शिफ्ट हो गए और बिजनेस एज यूजुअल। सेकेंड वेव में मैनी पीपल अनफॉर्चुनेटली हैड इम्पैक्ट इन देयर फैमिली, कैजुअलिटीज इन देयर फैमिली। तो हमारा बिजनेस वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था। हम जिस भी कस्टमर से बात करना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं मेरा फलाना हॉस्पिटलाइज्ड है। तो उस टाइम बिजनेस थोड़ा ठंडा हुआ था। तब जैसे ही कोविड सेकेंड वेव खत्म हुई, मैं उड़ीसा गया था अपने कज़न के यहाँ। तो उस टाइम फिर एक्सोटल रीच्ड आउट टू अस अगेन। एंड हुआ क्या, दिसंबर 2020 में जब मेरी A91 वालों से बात हुई थी ना, उन्होंने फिर एक्सोटल में सीरीज ए राउंड ऑफ फंडिंग किया 40 करोड़ का। फिर बाद में उन्होंने सीरीज बी राउंड किया 45 करोड़ का फिर से। तो मुझे कनेक्ट बाद में पता लगा कि A91 ने मुझे इसीलिए एक्सोटल से इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे एक्सोटल में। बाद में जब न्यूज़ पब्लिक होती है ना तब पता लगता है, उन्होंने उस टाइम बताया नहीं। एनीवे, मतलब फिर कौशिक से मेरा कॉन्वर्सेशन वापस चालू हुआ। मैंने उस टाइम भी बोला भाई नहीं बेचना है। तो उनका कहना था यार अमाउंट तो बताओ, तुमको नहीं बेचना है कोई बात नहीं, एक अमाउंट होगा ना, तुमको आज 1000 करोड़ देंगे तो तुम बेचोगे कि नहीं। रेवेन्यू कितना था उस टाइम पे आपका? हमने मार्च 2021 $1 मिलियन, उस टाइम डॉलर यार 80 के ऊपर नहीं था, 7.25 करोड़ पे क्लोज किया था। एंड ऑलमोस्ट 40% से थोड़ा मार्च महीने का 7 करोड़ नहीं, ईयर एंडिंग मार्च। गॉट इट। तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 पूरे साल का मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर का 7.25 करोड़ का रेवेन्यू था। एंड ये जुलाई की बात है, 3 महीने बाद की। तो हम उस टाइम लगभग रहे होंगे करीब 70-80 लाख रुपए पर मंथ के रेवेन्यू रन रेट पे। एंड एक्सोटल के फाउंडर ने बोला कि यार, एंड कौशिक ने कि यार बताओ तो सही कितना अमाउंट है। तो भाई हम लोग फिर उनसे एक कॉल शेड्यूल हुआ था, हमारा थर्सडे का दिन था, कॉल शेड्यूल हुआ। हर्षिता और मैं कॉल के 10 मिनट पहले कनेक्ट हुए। एंड हमारे दिमाग में एक फिगर था कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए लाइफ में इतने पैसे चाहिए। कैसे बनाया आपने वो फिगर, और क्या फिगर था वो? आपको एक फिगर नहीं बता सकता, बिकॉज उससे फिर एक्सोटल के फिगर्स मैं रिलीज नहीं कर सकता, नॉन डिस्क्लोजर में हूँ। बट यार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके पास लाइफ में एक छोटा फिगर, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर लेते 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप उसको 8% की FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज तमाम कंपनी 7.5-8% देती हैं, तो आपका 8 लाख रुपए का साल का इंटरेस्ट आएगा। तो उससे आप फिगर कैलकुलेट कर सकते हो कि जो फायर नंबर या वो सब बोलते हैं ना कि मेरे साल के खर्चे हैं इंटू 25। तो हमने उस टाइप से अपना एक फायर नंबर 4% रूल, हाँ 4% रूल या जो भी। खैर उस टाइम फायर नंबर का कंसेप्ट हमें पता नहीं था ऑनेस्टली। मैंने मैथ्स लगाई थी कि 1 करोड़ मतलब 8 लाख रुपए साल का, तो 10 करोड़ मतलब 80 लाख रुपए साल का फॉर एग्जांपल, या 20 करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए साल का माइनस टैक्सेस। तो उससे एक आप हिसाब लगा सकते हो कि मुझे महीने का 5 लाख 10 लाख या व्हाटएवर जो भी फिगर चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ में अपनी एंजॉय कर सकता हूँ। तो हमारा जब कॉन्वर्सेशन हुआ तो हमने सोचा इनसे ये नंबर बोलते हैं कि इतना तो कैश हमें चाहिए, बाकी आप स्टॉक या इक्विटी जो भी नेगोशिएट करना है करो। फिर मैंने इससे बोला हर्षिता से कि यार बेचनी तो है नहीं कंपनी, एक काम करते हैं बढ़ा के बोलते हैं। बोलती यार कितना बढ़ाएं ये वो, मैंने कहा डबल कर देते हैं, माने तो ठीक है, नहीं तो अपना चल रहा है धंधा। हमने डबल कर दिया, वो लोग मान गए। कॉल पे बात हुई, थोड़ा जो भी रिएक्शन दिया, शाम को व्हाट्सएप आया कौशिक का, वी आर मोर और लेस इन लाइन टू मेक यू एन ऑफर। ये तो कानपुर में थी, मैं उड़ीसा में था, मेरे होश उड़ गए कि ये हो रहा है, मतलब ये मजाक नहीं चल रहा है, ये बंदा बोल रहा है। फ्राइडे को उन्होंने हमसे फाइनेंशियल डेटा थोड़ा बहुत कंपनी का मंगाया, सैटरडे संडे उन्होंने रिव्यू किया, मंडे को उन्होंने बोला कि यार हम फॉर्मली ऑफर देना चाहते हैं। तो मैं उस टाइम मंडे या ट्यूसडे वापस कानपुर ट्रैवल कर रहा था, और आई थिंक उसी दिन जो भी था 26 जुलाई को कॉल शेड्यूल हुआ हमारा एक्सोटल के फाउंडर से। वो लोग बैंगलोर में थे, मैं उड़ीसा से कानपुर आ रहा था वापस। उस टाइम मैं कोविड में होम टाउन चला गया था अपने कानपुर में। एंड दैट्स इट, दे मेड एन ऑफर एंड वी वर बोथ ऑन अ वर्चुअल कॉल विद देम एंड वी कुडंट बिलीव, मतलब एक बार तो होश उड़ गए कि यार ये हो रहा है, मजाक नहीं चल रहा है ये। उसके बाद टर्म शीट साइन हुई रात को 12 बजे। हाँ बोल दिया,
हाँ 27 जुलाई हमने हाँ बोल दिया, हमने जो फिगर सोचा था उसका डबल कोई दे रहा है तो हम क्यों बहस करेंगे। 27 जुलाई की रात को टर्म शीट साइन हुई एंड बस उसके बाद ड्यू डिलिजेंस, लीगल प्रोसेस, ये सब चालू हो जाता है। फिर 10 या 11 नवंबर, ये 2021 की बात है, उस दिन फॉर्मली एग्रीमेंट साइन हुआ, 6 दिसंबर को पे आउट आ गया 2021 पैसा था। सो दैट्स हाउ द होल एक्विजिशन हैपेंड। हाउ डज लाइफ चेंज यार सो लाइफ ऐसे एकदम से व्हेन यू सी 9 figures कमिंग इनटू योर अकाउंट? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है ऑनेस्टली। आई थिंक जो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि यार पैसा एक यूटिलिटी है, पैसे की इनहेरेंटली कोई वैल्यू नहीं है, बट आप उससे अपने फैमिली के क्लोज रह सकते हो। आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं ना, कुछ खाने का है, फ्लाइट के लिए कूपन लगाते हैं, मैंने किया है ये सब, मैं आज भी करता हूँ बाय द वे। आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि यार 300 रुपये बच रहे हैं कूपन में तो मैं क्यों छोड़ूँ। मैं तो मतलब पैसा, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। ऑब्वियसली अर्निंग पे ज़्यादा फोकस है, बट कोई पैसा बच रहा है 2 सेकंड में कूपन लगा के कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, अब वो सब नहीं होता है कि यार फ्लाइट का प्राइस देख रहे हैं, यार ये पहले प्लान पोस्टपोन हो जाते थे, फ्लाइट ये 9,000 की है, वन साइड ये तो बहुत महंगी है यार, 4-5 हज़ार की रेंज में आएगी तब करेंगे। अब नहीं सोचते हैं 9,000 की, चलो भाई जाना है मतलब जाना है। कोई लैविश एक्सपेंसेस हम लोग प्रेफर करते हैं, हम एक सिंपल लाइफस्टाइल रिलेटिवली प्रेफर करते हैं। बट येस, जो बेसिक एक्सपेंसेस है ना कि पेट्रोल जल रहा है यार, बताओ गाड़ी जा रही है इधर से उधर, वेस्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें इतना माइक्रो लेवल पे 100, 200, 500 रुपये हम नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट 1,000, 2,000 भी नहीं सोचते हैं। उसके ऊपर कुछ होता है तो ऑब्वियसली यार अब हमारा माइंडसेट धीमे धीमे चेंज होगा। पैसा आपकी ज़िंदगी में भले एकदम से आए, आपका दिमाग एकदम से नहीं बदल सकता है, आपको धीमे धीमे टाइम लगता है। एंड मैं तो खुश हूँ मेरे हैबिट से, मैं तो प्राउडली बोलता है मैं फ्रूगल इंसान हूँ और मेरे हैबिट से खुश हूँ। It is better to be frugal than to be lavish with your spending and go bankrupt again. है ना, मैं खुश हूँ अपने बैंक में पैसा देख के या अपने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट देख के कि यार पैसा पड़ा है, मैं खर्चे नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हम ऐसी चीज़ों में कंजूसी नहीं करते जो हमारी ज़रूरतें हैं। संतुष्टि कैसे आप पहुँचते, लाइक हाउ डू यू रीच दैट पॉइंट ऑफ कि बस इतना काफ़ी है? लाइक बिकॉज यार मैं एक छोटी फैमिली से आया हूँ। हमारे लिए तो जब पापा 6-7 लाख रुपए साल का कमाते थे, मैं था, मेरी 2 बहनें थी, तब भी उतना काफ़ी था। तो आज करोड़ों हैं तो वो काफ़ी कैसे नहीं होगा। एंड यार ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहो तो मतलब आपके पास 1,000 करोड़ आए तब भी आपको लगेगा कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि आप फिर 10,000 करोड़ के इंसान को देख के बोलोगे यार ये प्राइवेट जेट ले रहा है, मैं नहीं ले सकता, या ये आइलैंड खरीद रहा है, मैं नहीं खरीद सकता। एट द सेम टाइम आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं तो भी आप खुश हो सकते हो, क्योंकि आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, सर छुपाने के लिए घर है, चप्पल है, तो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हैप्पी फैमिली है। राइट। सो मैं वैनिटी चीज़ों पे जो होता है ना, मटेरियल चीज़ों पे कम फोकस करके मुझे रहता है। आज मैंने आपको बताया ना, मेरे पेरेंट्स आप मिले, साथ में रहते हैं मेरे साथ, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। मैं उनके लिए एक घर खरीद पाया जिसमें वो रह पा रहे हैं, मेरे लिए फैंसी चीज़ें हो ना हो, उनके लिए एक मैं अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ। दैट इज़ अ बिगर प्राइड मोमेंट फॉर मी। मैं मेरे सिस्टर्स को हेल्प कर पा रहा हूँ, होता है ना उनको कुछ चाहिए, मैं उनको, एक छोटा भाई है कमा नहीं रहा है, उनसे कुछ गिफ्ट नहीं लेंगे, वर्सेस अब मैं कमा पा रहा हूँ। राइट। तो वो सब चीज़ें यार, मैं अपनी वाइफ को एक कभी कोई गिफ्टिंग करना है कुछ है, या वो मुझे कुछ एनिवर्सरी सोचना नहीं पड़ता। क्या गिफ्ट किया उन्होंने आपको पिछली एनिवर्सरी? घर गिफ्ट किया। घर गिफ्ट करा, ओके। अब गिफ्ट बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं यार, हम लोग तो यार मतलब यार हम लोग ऑनेस्टली हमारी शादी में मम्मी बोलती है गोल्ड खरीदना है, ज्वेलरी, हम दोनों भी बोले म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं पैसा। मम्मी बोलती है म्यूचुअल फंड की माला पहनाऊंगी तेरी बीवी को। एंड टू ऐड टू दिस, एक्चुअली पैसे के साथ में फ्रीडम टू थिंक बिगर आता है। ठीक है, जब हमारी पहली कंपनी थी, हमारे मन में रहता था, हमको काइंड ऑफ क्लियर था कि इससे हमको एक ऐसा फाइनेंशियल आउटकम चाहिए कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं एक बार लाइफ में। ठीक है, उससे बड़ा सोचना हमारे लिए उस टाइम डिफिकल्ट था, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम पहला हमारा फर्स्ट माइलस्टोन हो गया एक तरीके से। बट अभी क्या है, आफ्टर दैट इज अचीव्ड, अब आप बड़ा सोच सकते हो। ठीक है, कि कैसे, मतलब अब आप $1 बिलियन का बिजनेस के बारे में सोचो, या आप एक ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करो जो कि बिलियंस ऑफ पीपल्स को हाँ इम्पैक्ट कर सके। अब आप वो चीज़ सोच सकते हो क्योंकि आपके बेसिक्स सॉर्टेड है एंड यू आर फाइनेंशियली फ्री फॉर दैट। सो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है ना, ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बाकी तो यार कोई लिमिट नहीं होती है फ्रैंकली, मतलब आप जितना रेस में भागोगे ना, वो फिर आप ज़िंदगी एंजॉय करना चाहिए। एंड मैं उस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है पैसे से। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि इफ यू वर इन शूज ऑफ ईशान, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क योरसेल्फ? अमन एंड हर्षिता। मैथमेटिकल रिस्पांस दूंगा तो मैं सेम क्वेश्चन पूछा जो आपने अभी पूछा है, व्हाट इफ यू वर इन द शूज ऑफ ईशान। रिकर्शन कर दो। रिकर्शन नहीं, आई थिंक एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि लाइफ में आप मतलब क्या चीज़ से मोटिवेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल। सो मतलब इसका जवाब भी देना है? हाँ, जवाब भी दीजिए। आई थिंक कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अब क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, पैसे बना लिए और आप जो होता है ना, जो बेसिक सॉर्ट कर लिए, अब क्या। सो मुझे लगता है कि यार हमें टैलेंट और पोटेंशियल इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ करने का है। एंड मैं हर्षिता से बोलता हूँ हमारा एंड गोल क्या है। एंड हम लोग शाम को गार्डन में वॉक करते हैं और बहुत इस चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं कि एंड गोल क्या है।
ये तो चलती रहेगी ज़िंदगी, अभी तो 28 की एज है, आगे तो मतलब 25-30 साल तो करियर और भी है ना। तो वी डिस्कस कि यार वी हैव टू अचीव टू द पोटेंशियल दैट वी हैव। आज मेरा 100 यूनिट का पोटेंशियल है, तो मैंने मे बी 10 यूनिट अचीव किया है। पूरा एनर्जी के टर्म से बोलती एग्जैक्टली हाँ, यूनिट ले लो अभी, एनर्जी कैलोरीज या व्हाटएवर। Right. तो 100 यूनिट का पोटेंशियल है, 10 यूनिट अचीव किया है, तो 90 यूनिट हम कैसे अचीव करें। एंड पोटेंशियल अचीव करना इज लाइक इम्पैक्ट क्रिएट करना। एट द एंड ऑफ द डे मनी is a byproduct of benefiting other people's life. So we feel that we can benefit a lot of other people. हमने बैंक्स की सॉफ्टवेयर में हेल्प करी है, which in turn means बैंक्स के कस्टमर्स की हेल्प करी है। कोई आज हमारे बैंक से प्रोडक्ट से हमारे म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करते हैं लोग, कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं चैटबॉट्स, वो यूज़ होते हैं इन सब यूज़ केसेस के लिए, जिसमें कोई इंसान गाँव में हिंदी में चैटबॉट में टाइप कर रहा है मुझे लोन चाहिए, और हमारे चैटबॉट के थ्रू लोन डिसबर्स होते हैं आज उनको। राइट। तो वो चीज़ें हमने कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करा है। हमें लगता है कि हम उसका 100 टाइम्स और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा एंड गोल वही है कि कैसे हम उधर पहुंचे कि यार हम इम्पैक्ट और क्रिएट करें अपने कंट्री के लिए। And what would be the question that you would ask? या ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर किसी की एक अपनी पर्सनल जर्नी होती है, ठीक है। मैं किसी से कुछ भी सवाल पूछूँ या आप किसी से कुछ भी सवाल पूछो, वो जो आंसर होगा बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होगा उस इंसान के लिए। तो आइडियली बेस्ट क्वेश्चन वो होता है जो मैं किसी से पूछूँ जिससे कि मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि मैं खुद से उसका आंसर कैसे पता करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज इट द बेस्ट थिंग दैट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल, एंड हाउ डू आई आइडेंटिफाई इट। ठीक है, जैसे मुझे ये काफ़ी क्वेश्चन आता था, क्योंकि हम लोग को स्पेशली एज एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं जो आप कर सकते हो एंड ऑल, राइट। सो कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि जो आप कर रहे हो, है ना, वही वो ऐसी चीज़ें जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए। तो ओवर टाइम मुझे इस चीज़ का आंसर मिला, ठीक है, कि क्या होता है ना कि इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अपनी वीकनेस को ओवरकम करके कुछ अचीव करने का। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज ना कि अगर आपको किसी चीज़ का कोई नैक है, ठीक है, आप किसी चीज़ में नेचुरली स्ट्रांग हो, अगर आप उस पर डबल डाउन कर रहे हो, आपके लिए बहुत आसान होगा कंपैरेटिवली टू आउटशाइन अदर्स। एंड सी, एक्सेप्शनली अगर आप कुछ अच्छा करोगे तभी मतलब वो लेवल ऑफ सक्सेस मिलता है जो कि वी ऑल डिज़ायर फॉर, राइट। तो उसके लिए अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप उसको ओवरकम करके ट्राई करोगे, तो कोई इंसान जो ऑलरेडी उस चीज़ पे अच्छा होगा, जो कि आपका वीक पॉइंट है, वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद जिस चीज़ पे स्ट्रांग हो, आप उसी पे डबल डाउन करो। सो आई थिंक ये मुझे काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। सो आई जस्ट वुड वॉन्ट टू शेयर दिस विथ एवरीबडी बिकॉज दिस इज़ piece of information which I think is very valuable. And in fact, जो हर्षिता बोल रही है, स्कूल्स में उल्टा सिखाया जाता है। जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स होते हैं, आपको बोला जाता है इसको सुधारो। Right. अब मुझे नई हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आती है। अगर मैं आज अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंप्रूव करने बैठा होता, तो आज मैं एक सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं चला रहा होता। Right. मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, क्योंकि जब मैं बैंक से मीटिंग में गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में मार्क्स कितने थे। सबने ये देखा ये बंदा IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर में ही टॉप नॉच है। आज आप कुछ कर रहे हो जो चीज़, अब आप उसकी ऑपोजिट चीज़, आप क्रिकेट खेलने लग जाओगे आप या मैं, तो हम नहीं उसके लिए बने हैं कि नहीं मैं स्पोर्ट्स में वीक हूँ तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ। जो आता है उसमें आप कैसे डबल डाउन करें, Right. उसकी वैल्यू ज़्यादा है। एक मैं तो बोलता हूँ इससे कि यार मतलब ये थोड़ा स्लाइटली डिबेटेबल चीज़ है, बट आप सोचो कौन ज़्यादा कमाता है, एक न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या फिर एक जनरल फिजिशियन। मतलब आई एम श्योर देर आर जनरल फिजिशियन जो कि कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा कमाते होंगे, बट एवरेज की बात करें, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट एकदम एक चीज़ में इतना ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं कि यार अगर आप उनके पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम को लेके, आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी जान चली जाएगी। पेट दर्द के लिए कोई आपको लाखों रुपए नहीं देगा। सिंपल सी चीज़ है। सो कोशिश करिए आप अपने डोमेन में कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनिए, अपने एकदम एक्सपर्ट बनिए, जिसमें आपसे बेटर कोई नहीं। मेरे एक एडवाइजर बोलते थे कि स्वीपर बनना है स्वीपर बनो, लेकिन देन बिकम द बेस्ट स्वीपर इन द वर्ल्ड। या एक्सेप्शनल टैलेंट का ही मतलब मेन वो रिस्पेक्ट होता है जो दुनिया करती है, एंड that becomes just easier if you have a knack for it. जैसे हम लोगों ने भी अपना वर्क डिवाइड ऐसे ही किया है। सो अमन इज रियली गुड एट स्पीकिंग एंड जो नहीं वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी एंड स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। We've seen that. So he is like that kind of person, whereas I like to make things like to that perfection, to detailing and all. So that is why I'm into product and he is into the customer handling, sales, marketing and all. अब जबरदस्ती उल्टा करके फायदा नहीं है। Right. हम जस्ट बोलें कि नहीं नहीं दोनों फाउंडर्स को दोनों चीज़ आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? वो जो लाइन है कि fish will always feel worthless when measured by its ability to climb a tree. Exactly. So if you're a fish, swim damn good. That's it. Don't try to climb a tree. Agree. Amazing. Thank you so much for joining us here and sharing your journey. I think audience को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है.
Guys, if you're still watching this video till the very end, make sure कि आप एक screenshot खींचो यहाँ पे and share it with people on social media and share that one insight that you had on LinkedIn, Twitter, Instagram or any other platform. Thank you so much. Thank you for taking out the time for doing this. Thank you, Shan. Thanks a lot. It was a great conversation. Amazing. Thank you so much.